भाषा की मूल इकाई है ना, भाषा की मूल इकाई किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। यहाँ पर 39 नंबर में कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पर जवाब क्या होगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ना, यहाँ पर आपको बताइए क्या होगा। मूल इकाई पूछा गया है, मूल इकाई। देखिए सार्थक इकाई पूछ लेता, इकाई तो वाक्य हो जाता है ना, वाक्य छोटी उपवाक्य है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए अक्षर, अक्षर से छोटी होती है ध्वनि, है ना, ध्वनि। मूल इकाई पूछा गया है तो 39 कभी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है विकल्प बताइए कि विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा। 40 नंबर में आपको बताना है विराम चिन्ह। तो देखिए 40 नंबर में जो आपका लिखा है ना, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, है ना, ये वाला आपका बिल्कुल सही है। योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये अल्प विराम है ना, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताइए निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। वह इनमें से एक को जानता है, वह इनमें से एक को जानता है, वाक्य में एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा, है ना। यहां पर आंसर क्या होगा, एक। आगे बढ़ेंगे, यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है ना, यहां पर आपको बताना है सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा आपका नहीं है। अब देखिए सर्वनाम का भेद, देखिए सर्वनाम के वैसे आपके 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, टोटल आपके 6 होते हैं। अब यहां पर गुणवाचक नहीं होता, ये तो विशेषण का है ना, विशेषण का भेद है, इसलिए आंसर आपका ए नंबर नहीं होगा। अगला प्रश्न यहां पर आपको बताना है क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं, है ना, किसके होते हैं ये दोस्तों, आपके होते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, विशेषण कह रहे हैं, है ना, विशेषण। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। यहां पर देखिए सोहन गांव का मकान देख रहा है, यानी क्रिया शब्द आपका है देख रहा है। देख रहा है ये क्या है, क्रिया हो जाएगा, 44 नंबर का सी होगा। यहाँ पर जैसे और भी क्रियाएं होती हैं, पढ़ना लिखना खाना पीना देखना, ये सब क्रियाएं हैं। क्रिया विकारी शब्द होता है जो लिंग रूप वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं, और अविकारी ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक से कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है, नहीं बदलते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहां पर अगला प्रश्न आपको बताना है मेरा बेटा हजारों में एक है, वाक्य में हजारों क्या है। मेरा बेटा हजारों में एक है, वाक्य में हजारों क्या है, यहां पर आपको बताना है। हजारों शब्द दोस्तों आपका अव्यय है, अव्यय यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपको लगा देना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सभी के सभी जो आपके शब्द दिए गए हैं वो पुल्लिंग होने चाहिए। सभी के सभी जो 46 नंबर में, बताइए पुल्लिंग किसमें है। 46 नंबर में अगर हम बात करेंगे, देखिए प्लेटफॉर्म में पुल्लिंग में आता है, प्राधिकरण पुल्लिंग में आता है, और गिरोह शब्द भी पुल्लिंग में आता है। इसका मतलब यहाँ पे जो विकल्प आपका चौथा नंबर दिया गया है ना, ये सभी के सभी पुल्लिंग है, सभी के सभी बोला गया कि सभी होने चाहिए, तो सिर्फ ऑप्शन डी में ही सभी के सभी क्या है, पुल्लिंग दिए गए हैं, बाकी किसी में सभी पुल्लिंग नहीं दिए गए हैं, इसलिए आंसर आपको डी नंबर लगाना होगा। और यहां पर देखिए 47 नंबर आपको बताना है वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म यहां पर कौन सा है, असंगत पूछा गया है। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर पेड़ का बहुवचन तो पेड़ होता है, पेड़ का बहुवचन तो पेड़ होता है, पेड़ों थोड़ा होता है, सेम होता है, पेड़ का बहुवचन पेड़ ही रहता है, इसलिए ये वाला गलत है। बिल्ली का बिल्लियां होता है, खंबा का खंबे होता है, रस्सी का रस्सियां होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत था। यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया कौन सा काल है। देखिए दोस्तों यहां पर भूतकाल की बात हो रही है, और भूतकाल में एक दूसरे से यहाँ पर दोनों ही वाक्य रिलेटेड होंगे, है ना। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में, है ना, अगर वो करती तब होता ना, दोनों ही भूतकाल में है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ, है ना। यदि मैं घर पर होता तो चोरी नहीं होती, तो ये भी आपका है। यदि मैं घर पे होता तब नहीं होती ना, तो भूतकाल की बात हो रही है, मतलब होता तब नहीं होती, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। तो ये हेतु हेतु मध्य भूतकाल होता है, याद रखिएगा। इसमें हमेशा दो वाक्यों का ही पेयर आएगा कि ये कहानी, ये अगर ऐसा होगा तो ऐसा होता, है ना, तो दोनों से रिलेटेड रहते हैं दोनों सेंटेंस इसमें, तो वो हेतु हेतु मध्य भूतकाल होता है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य यहाँ पर कौन सा संभव है, कौन सा वाच्य संभव है। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष की क्रिया वाला शब्द आपका भाववाच्य होता है, इसमें भाव की प्रधानता होती है, वो भाववाच्य होता है।
जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है कर्तवाच्य होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य होता है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ। ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़े हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं, यहां पर आपको कमेंट करना है। 50 नंबर क्या होगा? और 50 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं कारक। कारक दोस्तों आपके 8 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। कर्ता ने कर्म को, ये विभक्ति चिन्ह है, कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से के द्वारा, संप्रदान का होता है के लिए, अपादान होता है से यानी अलगाव के अर्थ में आता है, और संबंध में काकी के रारी रे नानी ने सब आता है, और अधिकरण में आपका में पर आता है, और संबोधन में हे हरे ओ, ये सब आपके आते हैं। कारक आपके 8 प्रकार के हो गए। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, इनमें से आपको बताना है तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। मतलब असंगत युग्म आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है अंगूठा। अंगूठा का क्या होता है? अंगूठा का अंगुष्ठ तो नहीं होता है। अंगूठा देखिए, अंगुष्ठ तत्सम है एवं अंगूठा तद्भव है। अंगूठा तद्भव है ना, ये उल्टा दे रखा है, ये इधर होना चाहिए था और ये इधर होना चाहिए था, है ना। इन्होंने उल्टा दे रखा है इसलिए असंगत इसी को बताएंगे, और बाकी सब सही है। काष्ट काट कुष्ठ कोट क्षण छेन ये सब सही थे। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? निर उपसर्ग से देखिए आपका जो बना शब्द है ना, यहाँ पर आपका 52 नंबर में क्या होगा? निर्भय में है, निर्दोष में भी है, निर्वाह में भी है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो पहला विकल्प है ना आपका निकृष्ट, इसमें आपका निर उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको बताना है मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। अब देखिए प्रत्यय होते हैं शब्दांश के बाद में लगते हैं। अगर इसका मूल शब्द अगर आप अलग करेंगे तो क्या आएगा? अगर मूल शब्द अगर अलग करेंगे तो क्या आएगा? आप कहेंगे सर मिला और आप, मिलाप हो गया तो मिला मूल शब्द हो गया, आप क्या हो गया? बाद में जुड़ा ना, तो आप ये क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। उपसर्ग शब्दांश के पहले आते हैं, है ना, और ये एक तरीके शब्दांशी होते हैं, ये उपसर्ग प्रत्यय शब्दांशी होते हैं, है ना। पहले जो आएगा शब्द के वो क्या होता है आपका? उपसर्ग, बाद में आता है प्रत्यय। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है उपसर्ग है क्या? शब्दांश होता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में विलोम युग्म आपका सही नहीं दिया गया है? 54 नंबर में। 54 नंबर में बताइए कौन सही नहीं दिया है। अब देखिए डावाडोल का मतलब भी क्या होता है? डावाडोल का मतलब होता है वो अस्थिर थोड़ा होगा। डावाडोल मतलब हिल रहा है, तो अस्थिर का मतलब होता है जो नहीं, क्या बोला? सही नहीं है। अच्छा हाँ, ये समानार्थी दे रखा है। डावाडोल का मतलब इसका अपोजिट होना चाहिए था स्थिर। डावाडोल का मतलब होता है हिल रहा है, स्थिर का मतलब बिल्कुल नहीं हिल रहा है, बिल्कुल जाम है, फिक्स है अपनी जगह पे। बट इन्होंने अस्थिर दे रखा है, यानी दोनों के बाद एक ही हो गया, इसलिए समानार्थी है। बाकी सब विलोम है। औचक का अक्सर होता है, झिड़कना का पुचकारना होता है, गाफिल खबरदार होता है, ये सब आपके सही थे। यहाँ पर आपसे पूछा गया अनिवार्य शब्द का विलोम यहाँ पर क्या होता है? 55 नंबर आपको यहाँ पर जवाब देना है, और 55 नंबर का जवाब हमारे बीच आ गया है। चलिए 55 का जवाब देखिए, बताया जा रहा है, कह रहे हैं सर वैकल्पिक होगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। चलिए 56 नंबर बताइए। कंदर्प, पंचसर और पुष्प धनवा ये निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? ये किसके पर्यायवाची शब्द है ना। यहाँ पर आपको बताना है 56 नंबर। ये दोस्तों आपके जो पर्यायवाची है ना, ये आपके कामदेव के हैं, याद रखिएगा। कामदेव यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वंशीधर तो आपके गिरधर, गोपाल, मुरारी, माखन चोर, है ना, ये सब हैं। यक्षराज का कुबेर, धनत, धनपति होता है, ठीक है ना। और गौरी सूत जानते होंगे, गणपति, लंबोदर, गजमुख, मूषक वाहन, ये सब आपके हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है और यहाँ पर आपको जवाब देना है। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होगा? आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द जो होता है मोद और हर्ष होता है। मोद और हर्ष होता है। हर्ष तो वैसे भी आप पता कर ही लेंगे, हर्ष, है ना। मोद और हर्ष होता है। और आपके, हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, और भी होते हैं, हर्ष है, आमोद है, प्रमोद है, उल्लास है, ये सब है ना। सभी होने चाहिए थे, इसलिए बताना था। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको बताना निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ कौन सा नहीं होता है। अंतर का देखिए अर्थ कौन सा नहीं होता है ना। अंतर का आपको बताना है। अंतर का आकाश नहीं होता, याद रखिएगा, है ना। बाकी सब है, देखिए दूरी, शेष और हृदय, ये सब अंतर के ही अर्थ हैं, बट आकाश आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर 59 नंबर बताइए। यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म आपका असंगत दिया गया है ना। असंगत आपको बताना यहाँ पर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो लिखा है ना,
यहाँ पर आपका जो अज्ञान और अज्ञानता दे रखा है ये गलत है। विशेषण की दृष्टि से जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए था अज्ञान का अज्ञानी होता है। अज्ञान का दोस्तों अज्ञानी होना चाहिए था, अज्ञानता नहीं होगा। अज्ञानी अगर लिखा होता तो हमारा क्या होता, आंसर सही हो जाता। इसलिए आंसर यही वाला असंगत आपका है। झगड़ा का झगड़ालू है, ईश्वर का ईश्वरी होगा, कुल का कुलीन होगा। ये सब आपके विशेषण की दृष्टि से आपके सही दिए गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? जो मुकदमा दायर करता है ना उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। 60 नंबर वादी है ना, वादी बिल्कुल सही है, वादी बोलते हैं। और जिस पर मुकदमा चल रहा होता है ना उसे हम अभियुक्त कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपको बताना है, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा? 61 नंबर का यहां पर जवाब भी आ गया है। 61 नंबर कह रहे हैं बी नंबर होगा अनुयायी है ना, ऑप्शन नंबर बी अनुयायी होगा। वह जो प्रयोग का अध्ययन द्वारा अनुभव प्राप्त किया हो अनुभवी होता है, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत होता है, जिसकी आशा न की जाए अप्रत्याशित होता है। जिसकी आशा न की जाए अप्रत्याशित होता है। ये सब आपके होते हैं। आगे बढ़ेंगे, 62 नंबर आपको बताना है आंसर क्या होगा। इनमें से आपको बताना है स्वर संधि का भेद कौन सा नहीं है। अब देखिए स्वर संधि का आपका भेद है, दीर्घ है, वृद्धि है, गुड़ है ना। ये आपके अयादि संधि भी होता है, यण संधि भी होता है। लेकिन कभी आपने हल संधि सुना है? नहीं सुना होगा। संधि तो आपके 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं। वैसे जब प्रश्न पूछेगा संधि कितने प्रकार की है तो आपको 3 ही प्रकार लगाना है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन जब पूछेगा स्वर संधि कितने भेद होते हैं तो आपको बताना है 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुड़, अयादि, वृद्धि और यण। हल संधि नहीं होता है। यथाशक्ति में बताइए समास यहाँ पर कौन सा होगा? 63 नंबर आपको बताना है। यथाशक्ति, यथाशक्ति में आपका यहाँ पर पूर्व पद की जब प्रधानता होती है और सामासिक पद आपका अव्यय हो तो वहां पर आपका अव्यय भाव होता है। यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? यथाशक्ति में आपका अव्यय भाव समास। यथाशक्ति, आजन्म है ना, ये सब आपके किसमें आते हैं? ये आपके आते हैं अव्यय भाव में। समास आपके 6 प्रकार के होते हैं है ना, समास आपके 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, समास का मतलब होता है संक्षिप्त, संक्षेप है ना। आगे बढ़ेंगे, इनमें से आप बताना है कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है। अशुद्ध वाला वाक्य आपको बताना है यहाँ पर बी नंबर में। बी नंबर कह रहे हैं रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। यहाँ होना चाहिए था रात उसके, है ना, रात उसके प्राण पखेरु हो गए, रात उसके प्राण पखेरु हो गए। इसलिए ये वाला तो गलत है, बाकी तो सब आपके सही थे। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? ये सब आपके सही थे। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव कई बार पूछा गया। करुण रस का होता है शोक होता है। अगर हम आपसे कहें कि बताइए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, आप कहेंगे रति होता है, रति होता है श्रृंगार का। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का आपका उत्साह होता है ना। ये सब रस याद रखिएगा कौन किसके होते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए 66 नंबर आपको बताना है, छंदों की गणना किससे की जाती है? देखिए छंद की गणना आपके वर्ण और मात्रा दोनों से की जाती है ना। वार्णिक छंद, मात्रिक छंद आप पढ़ते हैं है ना। तो यहाँ पर आपका एक मुक्तक छंद भी है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपको लगाना होगा यहाँ पर वर्ण और मात्रा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जही निरंतर गावे में कौन सा अलंकार होगा? अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं ना, इसमें आप देख रहे हैं कि वर्णों की आवृत्ति बार बार आपको देखने को मिल रही है ना। शेष महेश सा कितनी बार देखने को मिल रहा है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जहां वर्णों की आवृत्ति देखने को मिलती है वहां पे हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है, देरिदा का जन्म कहाँ पे हुआ था है ना। देरिदा का जन्म आपका 1930 में अल्जीरिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अल्जीरिया में। अल्जीरिया लगा दीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपसे पूछा गया असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर होगा असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर। इसका मतलब होता है, यही होता है कि बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। मतलब बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी? बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए जो आपकी लोकोक्ति होगी है ना, यहाँ पर आंसर आएगा चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए।
चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यहाँ पर बिल्कुल सही है। और घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका मतलब होता है ना, सुलभ चीजों का महत्वहीन होना, है ना। घर की चीज होती है ना, उसकी कोई महत्व नहीं रखता, महत्वहीन, है ना। चट मंगनी पट विवाह ब्याह, इसका क्या मतलब होता है, प्रस्तावित जो कार्य है शीघ्रता से पूर्ण करना। और आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब होता है दोहरा लाभ। क्या होता है, दोहरा लाभ होता है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन कौन सा नहीं है। आपने देखा होगा आचार्य शुक्ल के अनुसार जो काल विभाजन किया गया है, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। लेकिन यहाँ पर आपको जो संयुक्त काल है ना, ये आपको नहीं मिला होगा। तो संयुक्त काल नहीं है, बाकी तो सब है आपके। आधुनिक काल जो 1900 से अब तक चल रहा है, ये आधुनिक ही है। पहले आदि काल आया, फिर क्या आया, भक्ति काल आया, फिर आपका रीति काल आया। आदि, भक्ति, रीत और आधुनिक। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी होती हैं। देखिए हिंदी भाषा में अगर कुल वर्ण लिपियों की बात करेंगे तो आपकी कितनी हो जाएंगी, टोटल आपकी 52 है। जिसमें से हम आपसे कहें स्वर कितने हैं, स्वर आपके 11 हैं। स्वर आपके 11 हैं, कंठ के 5, है ना। ये आपके का से लेकर पावर के तक आपके मतलब क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 हो गए। अगर 8 और जोड़ देंगे, मूल व्यंजन हो गए आपके 4 4 8। अयोग वाह हो गए आपके, अंक और आहा। संयुक्त व्यंजन हो गए, छत्र ज्ञा स्रा। द्विगुण व्यंजन हो गए। और टोटल आपके होते हैं 52, है ना। टोटल आपके कितने होते हैं, 52 होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, है ना। मूल व्यंजन पूछेगा तो 33 बताइएगा, स्पर्श व्यंजन पूछे तो 25 बताइएगा, अगर कुल वर्ण पूछ ले तो 52। 3 तरीके से प्रश्न आपके बनते हैं। यहां पर पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करिए जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है ना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विराम चिन्ह युक्त वाक्य का निम्न रूप यहाँ पर क्या होगा। लिखा है काम वाली रोज आती है। काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। यहाँ अल्प विराम का साइन आप देख रहे हैं लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर संज्ञा शब्द आपको बताना है। 41 नंबर में क्या होगा, संज्ञा की अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर चातुर्य क्या है, संज्ञा है। अगर हम बात करते हैं मीठा है, मधुर है, चतुर है, ये सब आपके विशेषण होते हैं, है ना। विशेषण बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। अगर विशेषण की हम बात करते हैं ना, संज्ञा शब्द बताना है, हाँ बिल्कुल सही है, चातुर्य संज्ञा शब्द है। हाँ मिठास होता, मधुरता होता, चतुराई होता तो संज्ञा आपकी हो जाती, बट ये तो विशेषण है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न क्या होगा, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है। इनमें से किस विद्वान ने किया, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। 42 नंबर का जवाब दीजिए सभी लोग, क्या होगा। हाँ यहाँ पर कह रहे हैं डॉक्टर, 42 नंबर का सी, है ना। डॉक्टर क्या है, दीम सिस, है ना, थोड़ा सा नाम है। ऑप्शन नंबर देखिए, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का जो उल्लेख है ना, डॉक्टर देमसिस ने किया है। याद रखिएगा, ऐसे शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं ना, उन्हें हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कहा जो कोई, सब कोई, कोई ना कोई, ये सब आपके होते हैं। और यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं आपके, 3 है। कौन कौन से, अंतिम है, सर्वोच्च है और ध्येय है। अंतिम है, सर्वोच्च है और ध्येय है। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ, 43 नंबर का डी, जिनका भी जवाब है ना बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करेंगे कला और सौंदर्य, ये विशेष हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं। जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाता है ना, उन्हें हम दोस्तों क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब मूल धातु में प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। मूल धातु में प्रत्यय लगाकर किसका निर्माण किया जाता है, क्रिया का। जैसे हमने कहा पढ़ना है, तो पढ़ तो धातु हो गया, अन्ना हो गया प्रत्यय, दोनों को मिला दीजिए, पढ़ना क्रिया हो गई। हर हर महादेव, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को राधे राधे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका अव्यय नहीं है। कौन शब्द आपका अव्यय नहीं है। आप कहेंगे आज है, यहाँ है, भीतर है। जूता थोड़ा अव्यय होता है, जूता अव्यय थोड़ा होगा। जूता तो कहेंगे सर ये तो जातिवाचक संज्ञा है ना, जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के अगर हम भेद की बात करेंगे तो आपके 4 भेद हैं।
एक संबंध बोधक अव्यय होता है, एक क्रिया विशेषण अव्यय होता है, एक समुच्चय बोधक अव्यय होता है, एक आपका विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। टोटल 4 होते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा कौन सी नहीं है? चलिए इकारांत, हाँ सभी को नमस्ते, है ना। शूज इज नाउन, क्या बात है, बिल्कुल सही लिखा है ना। शूज इज नाउन मतलब जूता क्या है, संज्ञा। इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो यही आएगा। आगे बढ़ेंगे, इनमें से इकारांत संज्ञा कौन सी नहीं है? 46 नंबर बताइए। 46 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं पहिया नहीं है, स्त्रीलिंग। पहिया कह रहे हैं इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है, पहिया अकारांत पुल्लिंग शब्द है, बिल्कुल सही बात है। जबकि नदी, टोपी, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके उदासी भी आपका इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जो कि आंसर बिल्कुल सही बताया गया है। और अगला प्रश्न आपको बताना है, वचन के आधार पर असंगत शब्द आपको युग्म बताना है कौन सा है। वचन के आधार पर पूछा गया है, तो वचन के आधार पर जो मेहमान और मेहमानों लिखा ना, ये आपके असंगत है। तलवार, तलवारें, चूहा, चूहे, थैला, थैले, ये तो ठीक है, लेकिन जो मेहमान और मेहमानों लिख दिया ना, ये गलत है आपका। चलिए यहाँ पर बताइए, ये वाला प्रश्न आपसे पूछा गया है। 48 नंबर आपकी स्क्रीन में आपको जवाब देना है। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल बताइए क्या होगा। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, यहाँ पर आपको काल बताना है। और 48 नंबर का कह रहे हैं, काफी लोगों को जवाब अलग अलग आ रहा है, क्या बात है ना। यहाँ पर जवाब दीजिए सभी लोग, यहाँ पर क्या होगा, है ना। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा। देखिए आसन्न भूतकाल होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आसन्न भूतकाल है क्या? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूरी हुई है, पहले ही पूर्ण हुई है। आसन्न भूतकाल, जैसे हमने कहा ना, मैंने मिठाई खाई है। आसन्न भूतकाल, सत्संग में जाने के बाद, है ना, मन को शांति मिली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, मुझसे अब चला नहीं जाएगा, ये वाक्य कौन सा रूप है? इसमें भाव की प्रधानता आप देख रहे हैं, और जहां पर भाव की प्रधानता होती है ना, वहां पे आपका भाववाच्य होता है। क्या होता है? भाववाच्य होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, कारक और यहाँ पर कारक चिन्ह की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा युग्म आपका असंगत है। असंगत वाला आपको बताना है। 50 नंबर में देखिए, कर्म को करण से, अपादान से, ये तो सब दिख ही रहे, सही है। अधिकरण वाला जो होता है ना, में पर होता है, यही वाला गलत है। अधिकरण में कारक चिन्ह क्या होता है? में और पर आता है, का थोड़ा आता है। ऑप्शन नंबर सी था। तत्सम शब्द बता दीजिए, 51 नंबर क्या होगा? तत्सम पूछा गया 51 नंबर में, अक्षर कह रहे हैं तत्सम है, तो फिर इसका तद्भव क्या होता है? अगर अक्षर तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव आखर होता है। आखर होता है, और अक्षर भी होता है, ये वाला अक्षर, ये वाला अक्षर भी होता है। आखर कहो चाहे अक्षर कहो, लेकिन ये अक्षर ये है, ये अक्षर दूसरा है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? मतलब उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है और प्रत्यय यानी दोनों के प्रयोग हुआ है। 52 नंबर में आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, अब परित्यक्तता लिखा हुआ है, परित्यक्ता में देखिए परि उपसर्ग है, और त्यक्त आपका कहेंगे त्यक्त आपका मूल शब्द हो गया, तो आप कहेंगे सर प्रत्यय, तो यहाँ पर आ हो जाएगा बड़ा। हमने कहा ठीक है। अनुनादित में बताइए, तो आप कहेंगे अनुनादित में अनु आपका प्रत्यय उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग तो आपसे पहले लगता है शब्दांश के, है ना। उपसर्ग जो होते हैं पहले आते हैं, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। और यहाँ अनुनादित, तो यहाँ पर आप कहेंगे इति जो है प्रत्यय हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आंसर आपका क्या है? बी नंबर आपका सही है, जो कि दोनों में प्रत्यय भी है, उपसर्ग भी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, बंगाली शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बंगाली में आपका क्या है? बंगाली, देखिए प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था सर टेक्स्ट बुक, अभी बताते हैं सभी को, है ना, कितने नंबर क्या आ रहा है, अभी लास्ट में बात करते हैं। देखिए बंगाली, देखिए अभी एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि प्रत्यय उपसर्ग है क्या? शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं, है ना, शब्दांश होते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पीछे जुड़े होते हैं, है ना। अब उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? बंगाली में क्या होगा? बंगाली में ई होगा, ई प्रत्यय, पीछे है ना, ई होगा। जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए, यहाँ पर आपको बताना सही विलोम क्या होगा। उत्साह का विलोम क्या हो सकता है? उत्साह का विलोम क्या हो सकता है? उत्साहित है, उत्साह है, मतलब निरुत्साही होगा ना। उत्साह का क्या होता है? निरुत्साह होता है, बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, अमृत का विलोम, बहुत ही आसान है। कोई कोई प्रश्न तो इतना आसान दे देते हैं कि लगता है उसको पढ़ो बस तुरंत आंसर आ गया।
यहाँ पर लिखा हुआ रामू बेहद गरीब है ना। चलिए, रामू अगर बेहद बहुत गरीब है तो आपको बताना क्या है, यहाँ पर बताना है जो गरीब है ना, इसका पर्यायवाची पूछ लिया है। तो गरीब का पर्यायवाची क्या होता है? गरीब के पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं, निर्धन भी उसमें होता है एक। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। अगला प्रश्न है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अपर्णा शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो आपका पार्वती होता है। अपर्णा के और भी पर्यायवाची है, गौरी है, गिरिजा है, पार्वती है, भवानी है, रुद्राणी है, काफी सारे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर जवाब देते रहिए सभी लोग, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आंख में अंजन दांत में मंजन वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? 58 नंबर आपसे पूछा गया है, आंख में अंजन दांत में मंजन। अब वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द जो है, अंजन जो है ये काजल को बताता है, काजल होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। याद देखिए, संस्कृत शब्द है अली और अली, इनका अर्थ क्या होता है? अब देखिए, अली और अली याद करने का हम आपको एक थोड़ा सा इसका ट्रिक बता दे रहे हैं। अली वैसे छोटा है, ला में मंत्रा छोटी की लगी है, और इसमें ला की मंत्रा बड़ी की लगी है। सखी या सखियां जो भी हैं, है ना, मतलब भौरा से तो बड़ा ही होगा ना। तो जब बड़ी की मंत्रा जिसमें लगी हो, समझ जाना सखी की बात हो रही है। अब भौरा छोटा होगा तो यहाँ पर ला में छोटी की मंत्र लगी है। तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, छोटा ला में मंत्र लगी होगी भौरा होता है, बड़ी की लगाएंगे सखी होता है। ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए, बहुत बार प्रश्न आया है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, वह स्थान जहां से यमुना निकलती है वाक्यांश के लिए उचित शब्द यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा, यहाँ पर आपको जवाब देना है, और यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि जहां से यमुना निकलेगी उसके लिए आपका शब्द होगा यमुनोत्री हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सही है। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न है आपका यहाँ पर और लिखा हुआ है ना, उदयांचल क्या होता है? पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उदय होता है। वह स्थान जहां से गंगा निकलती है गंगोत्री आपका हो जाएगा। अस्ताचल क्या होता है? पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है। पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है वह आपका अस्ताचल होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर 61 नंबर बताइए, बिना देख रेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? बिना देख रेख का जानवर 61 नंबर का यहाँ पर बता रहे हैं अनेर, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहां पर देखिए पूछा गया, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग में प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण है तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? 62 नंबर आपको बताना है, और 62 नंबर कह रहे हैं बी नंबर होगा, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा, है ना, पंचम वर्ण हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपका है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। पंचम वर्ण समझते हैं ना, जैसे का, चा, टा, ता, पा के बाद अगर ना या मा आए, है ना, तो क्या हो जाता है? हाँ, पंचम वर्ण में आपके बदल जाते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताइए इनमें से अशुद्धि बताना कौन सा है? देखिए, अशुद्धि आपको बताना है 63 नंबर में दाल और रोटी दोनों के दोनों समास प्रधान है, द्वंद्व समास सही है। सतसई में पहला है 700, हाँ सतसई 700 का समाहार सतसई, है ना। ये भी संख्यावाचक है, द्विगु समास। आजन में भी अव्ययी भाव समास होता है। प्रतिवर्ष जो दिया गया है ये आपका गलत है, ये कर्मधारय समास नहीं होगा 63 नंबर में। प्रतिवर्ष का मतलब होता है हर वर्ष, और हर वर्ष मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत दिया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? है ना, यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए, 64 नंबर आपको बताना है। हाँ, 64 नंबर का जवाब क्या होगा? शुद्ध वाक्य पूछा गया है, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने पढ़ने को कहा। ये क्या है? शुद्ध है। हाँ, शुद्ध है। अच्छा, ये बताइए, महादेवी छायावादी काव्य की क्या है? कवित्री है, कवित्री गलत लिखा हुआ है, काव्य इत्री होता है ना। त्रा में यहाँ पे बड़ी की मंत्र लगनी चाहिए। जब जब भी आप आओ मुझे मिले, जब भी आप जब आए तो मुझसे मिले, ये होना चाहिए। और आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, होना चाहिए था आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अच्छा, यहाँ पर बताइए, विवाह के दो प्रकार कौन कौन से हैं? विवाह के दो प्रकार कौन कौन से हैं आपके? एक आपका आलंबन विवाह होता है, और दूसरा आपका होता है उद्दीपन विवाह। देखिए, यहाँ पर
आलंबन और उद्दीपन, है ना, ये भी याद रखिएगा। विभाव के दो प्रकार हैं, कौन कौन से? आलंबन है और आपका उद्दीपन है। 65 का आपका ए नंबर सही है। यहाँ पर बताइए, है ना, कमला में कौन सा गढ़ रूप है ना? कमला में देखिए आपको बताना है यमाता राजभान सलगा, ट्रिक है ना, उससे आप निकाल सकते हैं। कमला की बात हो रही है ना, तो बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? कमला, है ना। कमला में यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सगड़ होगा, क्योंकि देखिए यमाता राजभान सलगा, सलगा और कमला मैच कर रहा है ना, तो सगड़ हो जाएगा, उसमें साथ शुरू होगा, है ना, सगड़। आपने गढ़ों की कुल संख्या पढ़ी होगी, गढ़ कितने होते हैं? 8 होते हैं ना। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, है ना। ये आपका ट्रिक है, यमाता राजभान सलगा, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा, उससे आराम से बता सकते हैं, सगड़ होगा। बहुत आसान है ये, बहुत कठिन नहीं होता, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। इस फार्मूले से आप पूरा आराम से निकाल लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? इसमें आप देख रहे हैं ना, माँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, अनुप्रास अलंकार होगा जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। हाँ, कल से एक क्लास आपको मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काव्य रीत के कितने भेद हैं? 68 नंबर बताइए। काव्य रीत के जो भेद है ना आपके 3 होते हैं। कौन कौन से? वैदर्भी होता है, गौड़ी होता है, पांचाली होता है। होनहार बिरवान के हो चिकने पात, इस लोकोक्ति का मतलब होता है होनहार व्यक्तियों की जो प्रतिभा है बचपन से ही दिखाई देने लगती है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका क्या मतलब होता है? अपने को संकट में डालना। अब बिल्ली गले में घंटी बांध दोगे तो क्या होगा? अपने गले में अपने को संकट में डालना। आगे बढ़ेंगे। 71 नंबर आपको बताना है, हिंदी साहित्य के कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया आपको बताना है। हाँ, अभी हम बता दे रहे हैं। हाँ, अभी बस वेट करिए, अभी बता रहे हैं। 71 नंबर का आपका बी नंबर होगा, 4, है ना। 4 है आपके, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। चलिए 66 नंबर भैया हम डिटेल में बता दे रहे हैं आपको, है ना। देखो अब इसको डिटेल में बता दे रहे हैं, है ना। डिमांड की गई है तो डिटेल में बता दे रहे हैं। ट्रिक हमने बताया था आपको, या माता यहाँ लिख दे रहे हैं, या माता। थोड़ा सा पेन भी आज सही नहीं चल रहा है ना, एक सेकेंड। चलो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, या माता, या माता, ठीक है ना। राजभान, राजभान, राजभान सलगा, ये ट्रिक हमने बताया था, या माता राजभान सलगा। अब देखिए जो आपके होते हैं ना, जैसे या है, पहला लिया यगड़, यहाँ से गढ़ तो लास्ट में आएगा ही ना, गढ़, तो यगड़ हो गया। दूसरा मगड़ होता है, फिर तगड़ होता है, रगड़ होता है, जगड़ होता है ना, भगड़ होता है, नगड़ होता है ना, फिर आपका सगड़ होता है। ये आपके हो गए, है ना। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं नाम लिखा हुआ था, हालांकि इसकी मात्राएं भी होती हैं, किसमें कितनी होती हैं, है ना। जैसे सगड़ में देखेंगे ना, यहाँ पर सगड़ में अगर हम बात करते हैं सगड़, तो सगड़ में देखिए यहाँ पर मात्रा अगर लिखना होगा कैसे लिखेंगे, तो देखो पहला या लेंगे ना, पहला लेंगे, दूसरा 3 3 का समूह होता है, तो या माता में या माता 3 हो गया, फिर माँ शुरू करेंगे, माता और फिर रा, ये वाला माता रा। तो ऐसे मंत्रा, या माता में अगर मंत्रा लिखेंगे कैसे लिखेंगे? एक सिंगल मंत्रा है, या में माँ बड़ा है, ता बड़ा है, तो 2 मंत्रा, यानी या माता का अगर लिखेंगे तो या माता ऐसे लिखेंगे, है ना, तो या माता हो गया। फिर दूसरा है माँ ता रा, तो इसमें जो मंत्राएं होंगी, मगड़ में मगड़ ऐसे लिखेंगे, मगड़ का मंत्रा ये होगा मगड़ का, ठीक है ना, ऐसे आपका होता है। तो सलगा था, यहाँ पर कमला, देखिए कामला, तो यहाँ पर इसका मंत्रा लिखेंगे तो ऐसे आपका आएगा, ठीक है ना। ये है, तो यह माता राजभान सलगा से 3 3 का सेट बनाते चले जाइए, पहले दूसरा तीसरा बनाइए, फिर दूसरा तीसरा चौथा बनाइए, फिर तीसरा चौथा पांचवा बनाइए, और इसी से आपके सब निकल भी आएंगे और आपका फार्मूला भी बन जाएगा। देखो रीजन क्या है ना, ये अगर आपने पढ़ा होगा इसके पहले तो कर लेंगे, बहुत आसान है। यमाता राजबान सलगा, पहले देखिए गढ़ याद रख लीजिए, या से यगड़, माँ से मगड़। अब इसकी मात्राएं कैसे निकालेंगे? जब हम यगड़ की बात करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा लेना है, फिर जब हम मगड़ की बात करेंगे तो मगड़ में आपका बड़ा माँ आएगा, बड़ा ता आएगा, बड़ा रा आएगा, मगड़ हो गया। जब हम तगड़ की बात करेंगे ना, तो बड़ा ता, बड़ा रा और जा आएगा,
तो तगड़ हो गया। मात्राएं ऐसे लिखते हैं, जिसमें बड़ा का मात्रा लगा होगा उसमें 2 मात्रा लगा देना, जिसमें एक होगा सिंगल। अब ऐसे मात्रा कैसे आपको याद होगा कि मगड़ में कितना होगा, क्योंकि जगड़ मगड़ रगड़ सब तो एक ही जैसे लिखा है ना, मात्रा यहाँ से निकलती है, या मात्रा राजभान सलगा से। इसी ट्रिक से पता चलेगा ना कि किसमें बड़ा अक्षर आ रहा है किसमें छोटा आ रहा है। इसमें तो सब छोटे ही अक्षर है, रगड़ मगड़ सब, तो इसी से मात्राएं लिखी जाती है। और सलगा जो बना रहा था ये कमला से बना रहा था, इसलिए कमला वाला किसमें आ रहा था, इसी। और देख लो पहला अक्षर छोटा है, फिर दूसरा छोटा, तीसरा वाला बड़ा, इसी में बन रहा है। और किसी में बन रहा है तो बताइए, 3 3 के सेट बनाने जाते हैं। तो इससे समझ गए सर, थैंक्स। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। सभी लोग देखिए नोटिफिकेशन नहीं आएगा, मनोज स्टडी सेंटर सर्च कर लिया करिए, या टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मनोज स्टडी सेंटर है, वहाँ पे हम वीडियो को लिंक जरूर भेज देते हैं, तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचाता, ये हमें पक्का पता है। चलिए 200 के अराउंड स्कोर है, हाँ ठीक है। जितना देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, सामान्य हिंदी का प्रश्न आपका स्टार्ट है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, है ना। क्रमबद्ध समूह को देखिए क्रमबद्ध लगा दिया ना, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, वर्ण समूह नहीं, वर्णमाला, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 39 नंबर का डी नंबर होगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि वर्ण समूह की वर्णमाला, वर्णमाला होता है। हिंदी में आपके 52 वर्ण होते हैं। कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, याद रखिएगा। स्पर्श व्यंजन अगर हम पूछेंगे तो 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। मूल व्यंजन अगर पूछेंगे तो आपको बताना है 33 है। कुल वर्ण पूछेंगे तो आपको 52 बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का आपको चयन करना है। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह देखिए यहाँ पर बताइए। 40 नंबर का कमेंट करिए सभी लोग। अल्प विराम लगाएंगे ना, यही तो विराम चिन्ह है, अल्प विराम। ये आपका अर्ध विराम है, ये क्या है आपका अर्ध विराम है, अल्प विराम, है ना। थोड़ी देर रुका और चला गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 40 नंबर का यहाँ पर आपका होना चाहिए था, हाँ अल्प विराम होगा। अनिल घर आया, यहाँ पे लगाएंगे, अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। संज्ञा कौन सा भेद नहीं होता है, 41 नंबर बताना है। तो संज्ञा का जो भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। वैसे भी संज्ञा आप जानते ही हैं 5 प्रकार की आपकी है ना। उनमें आपका जो ये लिखा है ना निजवाचक, ये सर्वनाम का भेद होता है। आगे बढ़ेंगे, 42 नंबर बताइए। यहां पर आपसे पूछा गया इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। सर्वनाम की देखिए परिभाषा पूछी गई है। सर्वनाम होता क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब एक बार प्रश्न और पूछ लिया गया था कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक। टोटल आपके 6 होते हैं, ये भेद हैं सर्वनाम के, है ना। हिंदी व्याकरण में कुल 11 प्रकार के सर्वनाम की चर्चा की गई है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। टोटल आपके 11 प्रकार के सर्वनाम की आपकी चर्चा की गई है। आगे बढ़ेंगे, यहां पर 43 नंबर में आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण बोला गया कौन सा है, 43 नंबर कह रहे हैं आग्नेय है, बिल्कुल सही है, आग्नेय है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आग तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अग्नि होता है। क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं, 44 नंबर आपको बताना है। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं, विकल्प आपका सी है ना। क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की है, सकर्मक और अकर्मक। आगे बढ़ेंगे, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। अव्यय होते क्या है, पहली बात तो अव्यय जो आपके होते हैं अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि से कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है ना। यहां पर आपका आंसर होगा ए नंबर, अविकारी होते हैं। 45 नंबर का ए बिल्कुल सही देखिए जवाब दिया गया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अब बाकी जो लोग हैं वो भी सभी लोग कमेंट करिए। कमेंट तो कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत पीछे आंसर दे रहे हैं। क्लास को आगे बढ़ा लीजिए, क्लास नंबर आपका ये 46 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं, है ना। थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए वीडियो की। आगे बढ़ेंगे, दिए गए शब्दों में से कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है, 46 नंबर बताना है कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो मकान दिया है ना, मकान शब्द तो पुल्लिंग होता है, मकान शब्द क्या होता है, पुल्लिंग होता है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। बोला कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, मकान नहीं होगा। यहाँ पर बोला गया इनमें से वचन की दृष्टि से आपको असंगत युग्म बताना है, असंगत कौन सा है। अब देखिए झाड़ी का झाड़ियां होता है, झाड़ियों थोड़ा होता है, झाड़ी का क्या होता है, झाड़ियां होना चाहिए था।
गुब्बारा गुब्बारे, बहन का बहने, सर्दी का सर्दियां, है ना। तो यहाँ पर आपका 47 नंबर का डी होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है। गुब्बारा गुब्बारे ही होता है। आगे बढ़ेंगे। महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल कौन सा होगा? महेश गीत गा रहा था अभी नहीं, पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है। तो ये तो मालूम चल गया, जिसमें रहा था रही थी आता वो अपूर्ण होता है। था लगा तो अपूर्ण लगा दीजिए, भूतकाल, बस हो गया, सिंपल सा, ऐसे ही पहचान लेंगे आराम से। उससे दौड़ा नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, ये कैसा वाक्य है? ये तो आपका भाव की प्रधानता है, तो भाववाच्य होगा। जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य होता है। कर्ता की प्रधानता होती है, कर्तवाच्य होता है। परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो, परसर्ग देखा होगा कारक चिन्ह में आप यूज करते हैं। कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। अब परसर्ग को हम कारक चिन्ह भी कहते हैं। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि परसर्ग को क्या कहते हैं, तो परसर्ग को हम कारक चिन्ह कहते हैं। चाहे कारक चिन्ह कहिए चाहे परसर्ग कहिए, बात एक ही है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? और आंसर हमारे बीच 50 नंबर का आ गया। कह रहे हैं शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, है ना। शब्दों के बीच क्या है? संबंध स्थापित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और 51 नंबर आपको बताना है, तत्सम शब्द है। अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तद्भव बताना है आपको अप्सरा का। 51 नंबर कह रहे हैं अपछरा, अपछरा छत्तीसगढ़ी होगा अप्सरा। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? बहुत बार आया प्रश्न ये। पराधीन में उपसर्ग कौन सा होगा? आसान प्रश्न है, यहाँ पर परा लगा दीजिए। परा, पराधीन में पर होगा कि परा होगा? बताइए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? है ना, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जवाब भी काफी लोग अलग अलग आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर काफी लोग जवाब अलग अलग आ रहे हैं। पराधीन में जो उपसर्ग होता है ना, पर होता है, पर प्लस अधीन मिलके पराधीन बनाता है ना। 52 नंबर का आपका ए नंबर होगा, ठीक है। पर होता है, परा नहीं होगा। परम परा नहीं होगा। अगर हाँ पराजय लिखा होता, आप समझिएगा, पराजय में आपका परा उपसर्ग है, ठीक है ना। क्योंकि परा अधीन कोई शब्द थोड़ा होता, अधीन आपका होगा ना, अधीन आपका मूल शब्द मान लो हो गया। तो यहाँ पर शब्द जो होगा पर अधीन पराधीन बनाता है। और यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि पराजय लिखा हुआ है, तो पराजय में आपका परा क्या होता? उपसर्ग हो जाता। ये प्रश्न बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ, पर प्लस अधीन बिल्कुल सही है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो एग्जाम में वाकई में पेपर टाइम वैसे ही प्रेशर होता है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है, पराधीन में परा होगा कि पर होगा। तो ऐसे ये ऐसे प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय कौन कौन से हैं? केंद्रित में इत होगा, अधिकता में ता होगा, सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। हमें पाप से बचना चाहिए, विलोम शब्द पूछा है। पाप का विलोम क्या होता है? पाप का विलोम होता है पुण्य। अनग का विलोम क्या होगा? 55 नंबर बताइए। अनग का विलोम पूछा गया है, अनग का विलोम अघी होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। और यहाँ पर एक समानार्थी शब्दों में से आपको बताना है, उचित शब्द का प्रयोग करके वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। लिखा हुआ है विधानसभा का चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है या अवधि के लिए होता है? अवधि के लिए होता है ना, अवधि होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और यहां पर आपसे पूछा गया अरण्य जो है शब्द का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो आप कहेंगे अरण्य का पर्यायवाची होता है कांतार होता है, ये हमने कई बार बताया है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अरण्य के और भी पर्यायवाची है, वन होता है, कानन होता है, विपिन होता है, विटप होता है, बीहड़ होता है, कई सारे होते हैं। विकल्प आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। और 58 नंबर आपको बताना है, इनमें से क्या मान का अर्थ नहीं है? इनमें से आपको बताना है क्या मान का अर्थ नहीं है, 58 का आंसर देना है। तो देखिए मान का अर्थ होता है जो श्रेष्ठ नहीं है। मान का अर्थ होता है इज्जत होता है, अभिमान होता है, सम्मान होता है ना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका विकल्प नंबर 58 नंबर का सी नंबर सही है। जिसका भी सी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया है, अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक क्या होंगे? अभय और उभय की अगर हम बात करते हैं, अभय जो होता है निडर होता है, उभय आपका दोनों होता है। आंसर लगा दीजिए ए नंबर, विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। जिनका भी ए नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। यहां पर बताइए द्विज, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य यहां पर क्या होगा? 60 नंबर। द्विज के लिए यहां पर क्या होगा? द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला।
दो बार जन्म लेने वाला द्विज होता है, बहुत बोलने वाला वाचाल होता है, बहुत जानने वाला बहुज्ञ होता है, पहले जन्म लेने वाला अग्रज होता है। आगे बढ़ेंगे। आज्ञ का अर्थ क्या होता है? आज्ञ का अर्थ जानते हैं क्या होता है? आज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो कुछ ना जानता हो। इसमें वो लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, उनको लगता है आज्ञ का मतलब होता है जो जानता हो, इसमें निगेटिव होता है। आज्ञ का मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ होता है, जो सब कुछ जानता होता है सर्वज्ञ होता है, और जिसे जाना जा सके वो आपका क्या होता है? हाँ, जिसे जाना जा सके, इसके लिए आपका ये होता है गे। और यहाँ पर जिसके आर पार देखा जा सके ना, वो पारदर्शी होता है। यहाँ पर संधि बताइए कौन से युग में आपका गलत दिया गया है? 62 नंबर बताना है। 62 नंबर में आपका क्या बोलते हैं, श्रद्धा प्लस आनंद होता है, श्रद्धा प्लस आनंद नहीं होता है। श्रद्धा प्लस आनंद बराबर श्रद्धानंद होता है। विकल्प आपका सी नंबर सही है। यथोचित किस समास का उदाहरण है? 63 नंबर बताना है। यथोचित में आपका अव्ययी भाव समास है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया, बिल्कुल सही जवाब है। और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें आपका, हाँ, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, बिल्कुल सही है ना। आजन्म भी आपका अव्ययी भाव समास है। आजन्म कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न बताना है, हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है, इसको शुद्ध बताइए क्या होगा? इसका शुद्ध होना चाहिए, हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है। हमारे देश से नहीं, हमारे देश में होना चाहिए था ना, हमारे देश में होता है, हमारे देश से नहीं, हमारे देश में होगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया, स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? 65 नंबर बताना है। 65 नंबर कह रहे हैं विभाव कहते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं। देखिए, हाँ, विभाव के दो भेद है, आलंबन विभाव होता है, एक उद्दीपन विभाव होता है। यहाँ पर बताइए, अभी देखिए कल हमने बताया था ना, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा एक ट्रिक बताई थी, और उसमें हमने बताया था कि गढ़ कितने होते हैं, सब हमने आपको बहुत अच्छे से कल समझाया था। कल अगर क्लास आप लोगों ने देखी होगी तो बहुत अच्छे से याद होगा। 8 गढ़ होते हैं। कितने होते हैं गढ़? आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पे अलंकार कौन सा होता है? एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति जब होती है ना, तो वहां पे आपका होता है, हाँ, अनुप्रास अलंकार तो है, लेकिन अनुप्रास अलंकार में कौन सा? अंत्यानुप्रास अलंकार। देखिए, अलंकार भी, अनुप्रास के भी 5 कैटेगरी है। एक छेका अनुप्रास है, एक वृत्त्यानुप्रास है, एक लाटानुप्रास अलंकार है ना, एक अंत्यानुप्रास अलंकार है, एक श्रुत्वानुप्रास का है ना। एक आपको प्रश्न कराया था, मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, है ना, तो वो लाटानुप्रास अलंकार होता है, लेकिन वो हमारा अनुप्रास में ही आता है। कई बार ऑप्शन में अनुप्रास दे देता है, लाटानुप्रास अलंकार नहीं देता है, तो अनुप्रास ही मार देते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपके आ जाते हैं कभी कभी। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न बताना है, इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है? मतलब आरंभ किससे नहीं होता है? तो आप कहेंगे ये जो पंचम अक्षर होता है ना, इससे आरंभ थोड़ा होता है। गूंगे का गुड़, गूंगे गुड़, इस लोकोक्ति क्या मतलब होता है? गूंगे गुड़ लोकोक्ति का मतलब होता है, क्या होता है? अवर्णीय सुख होता है, अवर्णीय सुख। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, इसका क्या मतलब होता है? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का क्या मतलब होता है? 70 नंबर का आपको यहाँ पर जवाब देना है। इसका मतलब होता है कहीं ठौर ठिकाना ना होना, ठीक है ना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। आगे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? यहाँ पर आपको जवाब देना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा, है ना, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक की हम बात कर रहे हैं। काफी लोग अलग अलग आंसर आ रहा है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है ना, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। यहाँ पर जवाब अलग अलग क्यों आ रहा है सभी का? वो लोग एक बार फिर से आंसर देने की कोशिश करिए सभी लोग, है ना। ऐसा हमें क्यों लग रहा है कि आंसर इसका गलत आ रहा है ना, ऐसा हमें क्यों लग रहा है? इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, है ना। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, 1940 में था आपका ये, है ना। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर आंसर देख लीजिए, है ना। हिंदी साहित्य की जो भूमिका है, यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, है ना। 71 का सी होगा, ठीक है ना।
71 गसीय, कोई बात नहीं, रूप से होता है। और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए, आपको 40 नंबर प्रश्न बताना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। जो विराम चिन्ह का सही आपका विकल्प है 40 नंबर, बताइए क्या होगा? मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते, यही वाला हो जाएगा। पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। 11 होते हैं, बिल्कुल सही है। 11 होते हैं आपके, है ना, स्वरों की संख्या। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? यहां पर आपको बताना है 41 नंबर क्या होगा। तो ये दोस्तों आपका होता है संज्ञा के आधार पर। संज्ञा के आधार पर होता है लिंग का निर्धारण। अगला प्रश्न आप बताइए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? अब देखिए, प्रश्न हमने आपको बहुत बार कराया है। अगर सर्वनाम के अगर हम कहें भेद कितने होते हैं तो आप कहते हैं सर जी सर्वनाम के तो 6 भेद होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम कुल सर्वनामों की बात करते हैं तो टोटल आपके 11 होते हैं। याद रखिएगा, सर्वनाम की अगर कुल संख्या पूछ लेगा तो 11 है, सर्वनाम के भेद आपके 6 होते हैं। दोनों में डिफरेंस है, समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। और यहाँ पर आपको बताना प्रविशेषण। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? क्या कहा है आपको बताना है। इन्होंने कहा है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, अंतर विशेषण, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 ही भेद हैं आपके, एक सकर्मक क्रिया होता है, एक अकर्मक क्रिया होता है। हाँ बिल्कुल सही है। ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में ऐसा क्या है? ऐसा आपका अव्यय है। ऐसा क्या है आपका? अव्यय है। लिंग के आधार पर असंगत युग्म बताना है, क्या होगा? देखिए, यहाँ पर जो आपका है ना असंगत, आपका यहाँ पर दाता का दात्री होता है, ठीक है ना। दाता का दात्री होता है, दात्री गलत लिख रखा है इन्होंने। दात्री ऐसे लिखा होना चाहिए था, दात्री। यही असंगत है आपका, बाकी सब सही है। युवा युवती, श्रीमान श्रीमती, विद्वान विदुषी। विदुषी। आगे बढ़ते हैं। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? चाय शब्द का जो प्रयोग होता है ना, ये आपका एक वचन में होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला विकल्प सही है। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग जो है किस वाक्य में हुआ है? अपूर्ण भूतकाल की बात करने वाले हैं, तो ये लिखा है ज्ञानू रो रहा था। अभी रहा था, रही थी, हमने बताया ना, ये अपूर्ण काल में आता है। और इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? 49 नंबर बताइए। लिखा है धूप में चला नहीं जाता। यहां पर आंसर आपका होगा धूप में चला नहीं जाता। कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के आपके भेद जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, हमने बहुत बार बताया है। कारक के भेद आपके 8 होते हैं। 50 नंबर का जाएगा डी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। आद्रक का तद्भव शब्द यहाँ पर क्या होगा आपसे बताना है। आद्रक का तद्भव अदरक होता है। अदरक। ऑप्शन नंबर सी। अदरक, रक का बनता है ना, खा नहीं, अदरक होता है। अनुगामी शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अनुगामी में जो उपसर्ग लगा है आपका अनु लगा हुआ है। रक्तिमा शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? रक्तिमा में आपका इमा लगा हुआ है प्रत्यय। रक्त प्लस इमा। अनुराग का विलोम क्या होता है? अनुराग का विलोम विराग होता है। अनय शब्द का विपरीत शब्द क्या होता है? अनय का, बताइए। अनय का विपरीत क्या होता है? अनय का होता है नय होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। विकल्पों में बताना है दिया गया कौन शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है ना। यहाँ पर 56 का आंसर क्या होना चाहिए? पास का पर्यायवाची दूर नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर निकट, समीप, ये तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये होगा। बाकी ये तो चलो ठीक है, ये नहीं होगा, दूर थोड़ा हो सकता है। आडंबर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं आपका होगा? तो आप कहेंगे सर आडंबर का पूछा गया है। आडंबर का जो आपका विकल्प है ना, यहाँ पर दर्प नहीं होगा। दर्प तो सांप का होता है। दर्प अहंकार, अभिमान, घमंड, इसी का तो होता है आपका दर्प, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द आपका अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी पूछा गया 58 नंबर में।
तो देखिए अनेकार्थी की अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर बेला होगा। बेला के कई सारे आपके अर्थ होते हैं। समय होता है, एक फूल होता है, कटोरा होता है, लहर होता है, कई सारे हैं बेला के, इसलिए बेला आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। 59 नंबर आपसे पूछा गया किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ जो है भेद आपका सही नहीं दिया गया है। मतलब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा शब्द युग्म है जिसका अर्थ भेद आपका सही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए अनिल हवा होता है, अनल आग होता है, ये तो सही दिया गया है 59 नंबर में, पहला तो सही है। अंश और अंश, ये हिस्सा कंधा, ये भी सही है। अपेक्षा आशा उपेक्षा निरादर होता है, ये भी सही है। चौथा ही बचा, चौथा ही होगा, क्योंकि अवलंब जो होता है सहारा होता है, और अविलंब जो होता है तुरंत होता है, शीघ्र होता है तुरंत, यही वाला क्या है, ये वाला गलत आपका दिया गया था। अवलंब होता है ये वाला जो है ना, ये अवलंब क्या होता है, सहारा होता है, और ये वाला अविलंब होता है तुरंत। आगे बताइए, यहां पर पूछा गया निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है परलोक से संबंध रखने वाला। परलोक से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है ना। यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा, 60 नंबर आपको जवाब देना है। पारलौकिक होगा, बिल्कुल सही जवाब है। जिसका मूल्य ना आंका जा सके उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, उसके लिए एक शब्द आपका अमूल्य होता है। क्या होता है, अमूल्य होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया यदि छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो दोनों मिलकर अय हो जाते हैं, यह स्वर संधि का उदाहरण है। कौन संधि का उदाहरण है आपका, है ना। देखिए छोटा बड़ा मिलेगा ना, तो यहाँ पर क्या होता है, गुण संधि, बिल्कुल सही है। जैसे हमने देव प्लस इंद्र कहा तो क्या होता है, देवेंद्र हो जाता है। अय एक मंत्रा जिसमें लगेगी ना, वो आपका किसमें गुण संधि होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ए सी नंबर, सी है आपका। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है। आपाद मस्तक होता है पाद से लेकर मस्तक तक, यानी अव्ययी भाव समास है। इसमें पहला अव्यय है, इसलिए आंसर आपको यहाँ पर विकल्प आपको ए बी नंबर लगाना है। यहाँ पर बोला गया शुद्ध वर्तनी, है ना। वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है अशुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा है, जो अशुद्ध है, जो गलत है ना, वो आपको बताना है। तो यह इसकी तलाशी लोगे, यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी, ये तो सही लग रहा है। स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, वह इंकार कर देने का परिणाम जानता है। चौथा देखिए क्या लिखा है, चौथा लिखा हुआ यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। निर्माण होता है, निर्माण नहीं होता, निर्माण होता है, निर्माण ऐसे लिखा जाता है, इसलिए यही वाला गलत आपका था। रस के अवयवों की संख्या कितनी है, रस के 4 ही अवयव हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। ऑप्शन नंबर बी था। यहां पर देखिए पूछा गया अनुष्टुप है, 66 क्या होगा, अनुष्टुप एक छंद है आपका। अगला प्रश्न यहां पर बताइए, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारे निठुराई, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। इन पंक्तियों में जो आपका अलंकार है आपका, है ना, वो आपका है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। इसमें देखिए ता दा और ना वर्णों की आवृत्ति हो रही है ना, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा, याद रखिएगा। विकल्प आपका ए नंबर सही होगा। छठवां बताइए, यहाँ पर छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आपका हुआ था। लंदन में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, है ना, कई बार करा चुके हैं। अगला प्रश्न बताइए, आगे नाथ ना पीछे पगहा, इस लोकोक्ति क्या मतलब होता है। इसका मतलब यही होता है किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। बूंद बूंद से घट भरे, यहां पर 70 नंबर क्या होगा, बूंद बूंद से घट भरे टपकत रीतो होए, है ना, टपकत रीतो होए, ये लोकोक्ति है आपकी, है ना, याद रखिएगा। विकल्प आपका ए नंबर सही है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न आपको बताना है यहाँ पर आदिकाल का, है ना, आदिकाल का संभावित यहाँ पर आपको समय बताना है। देखिए आदिकाल जो है इसको हम वीरगाथा काल कहते हैं। यह आपका 1050 से 1375 तक चला था आपका। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन है आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल कहते हैं। इसके बाद पूर्व मध्य काल आता है जिसे हम भक्ति काल कहते हैं। इसके बाद उत्तर मध्य काल आता है जिसे हम रीतिकाल कहते हैं। इसके बाद आधुनिक काल जो आपका चल ही रहा है 1900 से 1984 तक जो चल रहा है आपका। आधुनिक काल 1900 से लेकर 1984 तक है आपका, है ना। तो आदिकाल यहाँ पर बिल्कुल सही है, आदिकाल से स्टार्टिंग होती है 1050 नहीं होते हैं।
अब प्रश्न आ गया है, स्वरों की संख्या 11 होती है। कुल वर्ण की बात करेंगे, कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। कुल वर्ण पूछेंगे तो 52 बताइएगा। स्पर्श व्यंजन पूछे तो कितना बताएंगे? स्पर्श व्यंजन पूछेंगे तो 25 बताइएगा। मूल व्यंजन पूछे तो कितना बताएंगे? मूल व्यंजन पूछेंगे तो 33 बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 नंबर आपसे पूछा गया, दिए गए वाक्य में आपको बताना विराम चिन्ह का चयन करिए। यहाँ पर सुनील जरा इधर आना। 40 नंबर क्या होगा? यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर कामा लगा होना चाहिए। सुनील जरा इधर आना, अल्प विराम। ये वाला जो साइन है अर्ध विराम का, ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है ना? ये विस्मयादि बोधक का साइन है। ये विवरण चिन्ह होता है, ये वाला ये विवरण चिन्ह है। अपूर्ण विराम कह सकते हो, इसका दूसरा नाम है अपूर्ण विराम या विवरण चिन्ह। अपूर्ण विराम ऐसे होता है। आगे बढ़िए। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पर बताइए 42 नंबर। चलिए अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? सर्वनाम की संख्या 11 है, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, ये तो हमने खूब बताया है। यहाँ पर बोला गया कौन सा? वय। सर्वनाम आपके वय, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बताइए। यहाँ पर बताइए, किसी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेषण कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सहायक क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। विकल्प नंबर डी लगा दीजिए। अव्यय बताइए यहाँ पर कौन सा है? अव्यय, अव्यय बताना है। अव्यय ऐसे शब्द है जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि का कोई विकार नहीं होता, अव्यय होते हैं। जैसे हाय, वाह, शाबाश, हाँ, और, किंतु, जब, तब, ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं। आह लिखा हुआ है ना, बस यही वाला मार दीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, लिंग के आधार पर असंगत युग्म कौन सा है? असंगत पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर सांप और सांपनी लिखा हुआ है, सांप सांपिन होता है, सांपनी थोड़ा होता है, सांपिन होता है, सांपिन। सांपिन मतलब ऐसे लिखना चाहिए था, ऐसे लिखा होना चाहिए था सांपिन, इसलिए सांपनी थोड़ा होता है, गलत है। छात्र, छात्रा, प्रौढ़, ये सब आपके सही थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म आपका नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे सर आंसू का आंसुओं जो लिखा है ना, ये नहीं है। आंसू शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, एक वचन में तो होता ही नहीं है, इसलिए पहला वाला विकल्प आपका क्या है? गलत दिया गया था। रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण आपको बताना है। रमेश घर आया, इसका मतलब होगा रमेश घर आ गया होगा। रमेश घर आ गया होगा, ये कैसा है? संदिग्ध भूतकाल में हमने यहाँ पर करा दिया है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर बताना है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है? अब आप कहेंगे 49 नंबर का आंसर क्या है होगा? तो ये होगा आपका एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है भाववाच्य। 49 नंबर का यहाँ पर जिनका भी जवाब है ना, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। देखिए भाववाच्य की प्रधानता इसमें होती है, ना तो इसमें कर्ता की होगी ना कर्मी, केवल भाव की होती है, ठीक है ना? भाववाच्य होता है। अब भाववाच्य जो होता है ना, इसमें क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में होती है। जैसे हमने कहा ना, मुझसे चला नहीं जाता। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं? है ना? यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? इन्होंने कहा था भैया कारक कितने होते हैं, कारक तो 8 ही पढ़े, लेकिन इनके अकॉर्डिंग कारक कितने बताए गए थे? है ना? इनके अकॉर्डिंग कारक बताना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? कमेंट कर दीजिए सभी लोग। है ना? कमेंट तो किसी का आ ही नहीं रहा आंसर में, क्या बात है, आंसर में कमेंट नहीं आ रहा। 6 इनके अकॉर्डिंग भैया बोले थे, कारक 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। अंगरखा शब्द क्या है? अब आप कहेंगे अंगरखा शब्द जो पूछा गया है ये क्या है? आपको 51 नंबर बताना है। ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम आपका होता है अंगरक्षक होता है। इसका तत्सम क्या होता है? अंगरक्षक होता है, याद रखिएगा, अंगरक्षक ऐसे लिखते हैं, ये इसका तत्सम होता है। आगे बढ़ेंगे। आ उपसर्ग से और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? 52 नंबर में आपको बताना है और 52 नंबर को आपको यहाँ पर कमेंट करिए क्या होगा। चलिए नमस्ते, नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। है ना? वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़े हैं। और 52 नंबर का जवाब भी आ गया, कह रहे हैं असहनशीलता। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बताइए, कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ पर जवाब क्या होगा? सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अब आप कहेंगे सावधान, सावधान मूल शब्द हो गया, ई प्रत्यय हो गया, मतलब बड़ी, तो यहाँ पर सावधानी बन गया। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत लोग आनी मार रहे हैं, आहानी नहीं होगा, बड़ी ई होता है। अच्छा, एक
चीज हम आपसे और पूछने वाले हैं, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बैठक, है ना, बैठक में बताइए प्रत्यय कौन सा होगा। बैठक में प्रत्यय कौन सा होगा, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। बैठक में प्रत्यय कौन सा होगा, चलिए कमेंट करिए सभी लोग, ये प्रश्न बहुत बार आया एग्जाम में। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, संपन्न को जब सुख प्राप्त हो जाते हैं और सदा तरसता ही रह जाता है। यहाँ पर बताइए संपन्न का विलोम, अच्छा संपन्न केवल विलोम में पूछा है, तो संपन्न का विलोम क्या होता है, विपन्न होता है। बैठक में प्रत्यय क्या होगा, यहाँ पर हमने आपसे पूछा था। अब बैठक का प्रत्यय जो लोग अक बता रहे हैं गलत है, का होता है, बैठ प्लस का होता है, का प्रत्यय होगा, का, अक नहीं होता है, का होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए 55 नंबर। 55 नंबर में देखिए आपको बताना है, यहां पर अगला प्रश्न बताना है। अगर हम कहते हैं लेखक में कौन सा होगा, तो लेखक में तो लेख और अक हो जाता है लेखक, लेकिन बैठक में बैठ प्लस का होता है, बैठना क्रिया है इसलिए का होता है। लेखक में तो अक प्रत्यय होगा, लेकिन बैठक में का प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न यहां पर बताइए, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। सभ्य का विलोम देखो पूछ लिया है, असभ्य होता है, असभ्य असभ्य कहां लिखा है, डी नंबर। अगला प्रश्न यहां पर बताइए, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 56 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, और 56 नंबर का जवाब यहाँ पे हमारे बीच आ चुका है। अर्थ के आधार पर, है ना, अर्थ के आधार पे आपको बताना है शब्द कितने प्रकार के होते हैं, है ना। यहाँ पर आपको कमेंट करिए सभी लोग। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरार्थी। एकार्थी और अनेकार्थी, असमानार्थी जिसे पर्यायवाची कहते हैं, अभिप्रार्थी जिसे आप विलोम शब्द कहते हैं। यहां पर आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, 6 नहीं, ऑप्शन नंबर बी है। आंख शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, 57 नंबर बताना है। आंख शब्द का पर्यायवाची इसमें से आपका लोचन होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको यहाँ पर जवाब देना है। इसमें बोला गया है इनमें से कौन शब्द आपका अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी पूछा गया है, अनेकार्थी कौन सा है, 58 नंबर। आप कहेंगे 58 नंबर का मुद्रा लगा दीजिए। मुद्रा का अर्थ होता है सिक्का, मोहर, अंगूठी, छाप, चिन्ह, आकृति, कई सारे होते हैं, इसलिए ये आपका अनेकार्थी में आता है। यहां पर बोला गया इनमें से कौन सा युग्म आपका अर्थभेद आपका सही दिया गया है। शब्द युग्म में दिया है, अर्थभेद बता रहे हैं सही दिया गया है, कौन सही दिया गया है ये आपको बताना है। 59 नंबर में क्या होगा। अब देखिए यहां पर जो दिया गया है आपका, यहाँ पर डी नंबर, अपरा और अपार का मतलब होता है, अपरा मतलब दूसरी, अपार मतलब जिसे पार ना किया जा सके। ये वाला बिल्कुल यहाँ पर आपका भेद क्या था, बिल्कुल का बिल्कुल सही दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है 60 नंबर, बताइए फूल की रज, फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द यहाँ पर क्या होगा। फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द यहाँ पर क्या होगा, 60 नंबर बताना है। और 60 नंबर का जवाब भी आ चुका है। फूल की रज के लिए कह रहे हैं एक शब्द पराग होता है, पराग कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। हमने कहा सूर्य के अस्त होने का समय क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रदोष होता है। पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या होता है, पार्थिव होता है। और जिसका नैतिक पतन हो चुका हो उसे हम पतित कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द यहाँ पर क्या होगा। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए शब्द होता है अंतर्धान, विकल्प नंबर सी नंबर होगा, 61 नंबर का सी। आगे बढ़ेंगे, यहां पर बोला गया है संधि के कितने भेद होते हैं। संधि दोस्तों आपके 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसलिए विकल्प आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी। समास के कितने भेद होते हैं, हमने कई बार बताया है, जब भी क्लास में समास का कोई क्वेश्चन आता था तो कहते थे समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाला बताना है जो बिल्कुल शुद्ध हो, है ना, अल्प विराम भी लगा हो। देखा, वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, ये वाक्य बिल्कुल सही है ना। पहला वाला जो लिखा है ना, यहाँ होना चाहिए था काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। काम पूरा कर डालो, डोलो नहीं, डालो होना चाहिए था। और जो दूसरा लिखा है ना, यहाँ होना चाहिए था इस समय सर्दी है। पहली बात तो सर्दी गलत लिख रखे हैं, सर्दी जो है ऐसे लिखा जाता है, सर्दी, है ना, ऐसे लिखा जाता है। यहाँ दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास दोस्त कैसे लिखते हैं, दोस्त तो ऐसे लिखा जाता है, ये वाला सा बनता है ना। इसीलिए हमारी मजबूरी है कि ऑप्शन नंबर हमें कौन सा लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 64 नंबर में सी नंबर ही लगाना होगा, बाकी सब गलत है।
अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, इनमें से आपको बताना है उद्दीपन का कार्य कौन करता है। उद्दीपन कार्य कौन करता है? ये करता है प्रेम मात्र की मधुर वाणी। प्रेम मात्र की मधुर वाणी जो है ना, उद्दीपन कार्य करती है। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिन वस्तुएं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित होने लगता है ना, उसी को तो हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, छप्पय में होते हैं। छप्पय में क्या होते हैं? छप्पय आपका विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण होते हैं रोला के होते हैं, और अंतिम 2 होते हैं उल्लाला के होते हैं। रोला और उल्लाला, पहले 4 रोला, अंतिम 2 उल्लाला। आंसर लगा दीजिए, पहला विकल्प ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास तो है, लेकिन अनुप्रास में भी कई टाइप होते हैं ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही है। अनुप्रास अलंकार के भेद हैं आपके, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, है ना, और श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अत्यानुप्रास, है ना। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, है ना, ये लाटानुप्रास होता है अलंकार। लेकिन ऑप्शन कई बार लाटानुप्रास नहीं देता, अनुप्रास दे देता है, तो अनुप्रास वाला लगा देंगे। है तो अनुप्रास अलंकार का ही भाग। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए 58 नंबर आपसे पूछा गया है, 68 नंबर है, सॉरी 58 नहीं 68 नंबर। बताइए क्या होगा? दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। मेहनत ही, अब यहाँ पर क्या होगा? मेहनत ही जीवन है। अगर मेहनत है तो जीवन है, मेहनत ही क्या है? जीवन है कि परिश्रम? क्या होगा बताइए? यहां पर देखिए बताना क्या होगा, है ना। यहां पर बताइए क्या होगा? जीवन है। अब इसमें भी 2 प्रकार के आंसर मिल रहे हैं देखने को, है ना। यहां पर 2 प्रकार के आंसर देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा बताइए? मेहनत ही जीवन है, यही वाला होगा। मेहनत ही जीवन है, परिश्रम नहीं, मेहनत ही जीवन। जिनका भी ए नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही है, ए वाला बिल्कुल आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे एक मुहावरा है, लोकोक्ति है। लोकोक्ति है, कंगाली में आटा गीला होना। इसका क्या मतलब होता है? कंगाली में आटा गीला जानते हैं कब होता है? जब कष्ट पर कष्ट आ जाए, है ना। कष्ट पे कष्ट आ जाए, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कंगाली में आटा गीला। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, लोकोक्ति है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है ना। देखिए, मेहनत जब करेंगे ना तभी जीवन सुखी होता है ना। तो मैं, जल ही जीवन, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेहनत बिल्कुल सही था, है ना। आप उससे रिलेट ना करिए कि जीवन ही जल ही जीवन है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर बताइए, यहाँ पर आंसर क्या होगा? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है ना। यहाँ पर आपको बताना है, आंसर दीजिए। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है? ये कहा है भैया, किसने कहा है? अब देखिए, यहाँ पर स्वर्ण काल की बात हो रही ना, तो ये क्या है? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास बिल्कुल सही है। 71 नंबर का देख ले रहे हैं जवाब किसका किसका आया। काफी लोग आंसर अलग अलग आए हैं। 45 नंबर से आपको जवाब देना है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? है ना, मात्रा के आधार पर स्वर पूछा गया है ना। अब इसमें आपके हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, है ना, 3 होते हैं। बहुत सारी बुकों में आपको 2 ही मिलेगा, ह्रस्व और दीर्घ। लेकिन जब इसका आयोग आंसर मानता है ना, तो फिर 3 वाला मानता है। प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए, जवाब दीजिए सभी लोग। यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर बताना है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करिए, है ना। उपयुक्त विराम चिन्ह, विराम चिन्ह समझ रहे हैं ना। यहाँ पर सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी, 40 नंबर क्या होगा?
और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, अल्प विराम सवेरा हुआ, यहाँ पर कामा होना चाहिए था, अल्प विराम लगेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, है ना, यहाँ पर आपको जवाब देना है, हवा कैसा शब्द है? हवा कैसा शब्द है? हवा आपका संज्ञा है ना, हवा कैसा है? संज्ञा है। संज्ञा कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, 41 नंबर का। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है ना, सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, है ना, मैं, तुम, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब आपके टोटल संख्या होती है 11 सर्वनाम की। और सर्वनाम के जब हम पूछते हैं भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं 6 और सर्वनाम की कुल संख्या होती है 11। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है ना, विशेषण का जो लिंग है वो किसके अनुसार होता है? यहाँ पर आंसर आ गया विशेष के अनुसार, 43 नंबर का ए बिल्कुल सही है ना, विशेष के अनुसार होता है। यहाँ पर बताना, इनमें से किस क्रिया क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है ना, ये आपका नहीं होता है। आंसर क्या होगा? भूतकालिक रूप में, भूतकालिक रूप। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इसमें आपको बताना है प्रतिदिन, है ना, यहाँ पर आंसर क्या होगा? 45 नंबर। और 45 नंबर में प्रतिदिन क्या है दोस्तों? अव्यय है, ये प्रतिदिन जो आपका आया अव्यय है, इसलिए आंसर आपको यहाँ पर लगाना होगा। हाँ, जिसका रूप जो है अव्यय वे शब्द होते हैं ना, जिसका रूप किसी भी कारक पुरुष लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलता है, ठीक है ना, नहीं बदलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, लिंग के आधार पर असंगत युग्म कौन सा है? 46 नंबर बताना है। तो दास का देखिए हमने कल ही बताया था, दास का दासी नहीं, ये गलत है आपका, दास का दासी होता है ना, दासी नहीं होता, दासी होता है, दास दासी, इसलिए ये वाला गलत था आपका, बाकी सब सही है। कुमार कुमारी, तरुण तरुणी, सुंदर और सुंदरी। हिंदी में वचन कितने होते हैं? यहाँ पर 47 नंबर बताना है। संज्ञा के जिस रूप में संज्ञा का बोध होता है ना, सॉरी, संज्ञा के जिस रूप में संख्या का बोध होता है, ठीक है ना, संज्ञा के जिस रूप में हम संख्या का बोध कराते हैं ना, वही तो वचन होता है। अब दो ही है, एक वचन बहुवचन, सिंपल सा प्रश्न था ये, दो ही वचन आपने पढ़ा होगा, एक वचन बहुवचन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, दिए गए वाक्य में काल आपको ज्ञात करना है। नेताजी ने भाषण दिया, नेताजी ने भाषण दिया, ये कैसा है? सामान्य भूतकाल है, सामान्य भूतकाल। हाँ, सामान्य भूतकाल क्या होता है? जब भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान हमें नहीं होता है ना, तो वहां पर सामान्य लगाते हैं। अब नेताजी भाषण दिया, हमें तो टाइम तो पता ही नहीं है समय का, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? सामान्य भूतकाल। अगला प्रश्न है, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा। अब उसके द्वारा लिखा नहीं जाएगा तो ये भाव की प्रधानता इसमें हो रही है, तो भाववाच्य होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित करिए। 50 नंबर देखिए आपको बताना है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित करना है। 50 नंबर का आपका यहाँ पर कारक होगा। हाँ बिल्कुल सही है, इसमें क्रिया निहित होती है ना, वो कारक होता है। याद रखिएगा, व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया होती है ना, वो कारक होता है। बिल्कुल सही है। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी को भूमिका निभाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताना है, इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। 51 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो अग्नि क्या है? अग्नि तत्सम होता है, इसका तद्भव आग होता है। अग्नि क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव आग होता है, इसलिए यही नहीं होगा। बाकी सब है। आम का तत्सम आम्र होता है, आधा का अर्ध होता है, और 8 का अष्ट होता है। यहां पर आपको बताना है, इनमें से किसमें नि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? नि उपसर्ग आपको बताना है 52 नंबर में। तो यहाँ पर आपका निगम में आपका क्या है? नि और गम, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा। उपसर्ग जो होते हैं वे शब्दांश, है ना, जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उनके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ये प्रारंभ में जुड़ते हैं, शब्दांश होते हैं। ये उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय जो होते हैं बाद में जुड़ते हैं। ये पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय बाद में। प्रत्यय शब्द किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 53 नंबर बताना है। प्रत्यय जो है आपका प्रति प्लस अय से मिलकर बना हुआ है। प्रति प्लस अय, यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रति प्लस अय, प्रति प्लस अय से मिलकर बना हुआ है, यानी यहाँ पर आंसर आपको लगाना पड़ेगा ए नंबर। अपना गुस्सा काबू में रखो, शांत रहो, निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है? अच्छा, शांत का विलोम बता रहे हैं, कौन सा नहीं है? तो देखिए, शांत का विलोम आपका उद्ग्र होता है, उत्तेजित होता है, अशांत भी होता है, लेकिन स्थिर थोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 54 नंबर का बी होगा, जो कि आंसर बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? अब देखो, यहाँ पर अग्नि का आग लिख रखे हैं, अपना पराया, है ना, आकाश पाताल विलोम है ना, तो अग्नि का विलोम जल होना चाहिए, यहाँ पर जल होना चाहिए था, आग नहीं होगा। ये तो इन्होंने
तद्भव तत्सम वाला खेल कर दिया है ना, कि तत्सम या तद्भव है, जबकि यहाँ विलोम सब लिखे थे, विलोम बोला था ना, तो तद्भव तत्सम थोड़ा बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला आपको बताना है अंक का अर्थ कौन सा नहीं होता, ये हमने बहुत बार बताया, 56 नंबर। अंक के अर्थ होते हैं गोद होता है, चिन्ह होता है, संख्या होता है, ये तीन तो रट्टा मारी लीजिए, गोद संख्या चिन्ह। अब जो अंग लिखा है ना, अंग नहीं होगा। अंग का मतलब समझते हैं ना, शरीर, शरीर का कोई अवयव होता है, इसलिए ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आगार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आगार का पर्यायवाची देखिए, घर होता है, सदन होता है, भवन होता है, धाम होता है, निकेतन होता है, निवास होता है, आयतन होता है, आलय होता है, निलय होता है, मंदिर होता है, आवास होता है, बहुत सारे होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो आपका बी नंबर लिखा है ना, घाम, ये नहीं होता है। अगला प्रश्न आपको बताना है, अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? आपको ये बताना है कि जो अनंत शब्द है ये किसको व्यक्त करता है, किस अर्थ को व्यक्त करता है, 58 नंबर। और अनंत जो शब्द है ये अंतहीन को बताता है, किसको बताता है? अंतहीन, मतलब जिसका अंत ही ना हो, अंतहीन यही होता है ना, अनंत। यहाँ पर अगला प्रश्न है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म का आपको अर्थ बताना। चरम है, एक तरफ चर्म है। चलिए कोशिश करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो लोग बाद में आए हैं। यहाँ पर बोला गया चरम और चर्म का उचित अर्थ आपको बताना है। अब देखिए ये प्रश्न को अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि चर्म तो होता है, चमड़ा होता है ना, ये तो सही है, बस यहीं से आप आंसर पकड़ ली, चर्म, चमड़ा तो और कहीं दिया नहीं गया है, और चरम होता है अंतिम सीमा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 100 वर्ष का समय के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 60 नंबर बताना है, इसका आपका होता है शताब्दी होता है। शताब्दी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। 1000 वर्ष का समय क्या होता है यहाँ पर बता दे रहे हैं, ये जो लिखा है ना ऑप्शन नंबर बी है, 1000 वर्ष का समय होता है, 1000 वर्ष का समय होता है, वार्षिक 1 वर्ष का समय, है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है, आंसर क्या होगा? आकेंक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश यहाँ पर क्या है? आकेंक्षक का सही होता है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, ठीक है ना। आकेंक्षक का मतलब होता है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। अगला प्रश्न आपको बताना है, चलिए 62 नंबर बताइए। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन देखने को मिलता है ना, उसे हम संधि कहते हैं। वर्णों का मेल संधि, शब्दों का मेल समास। समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह क्या होगा? प्रतिदिन का होता है प्रति प्लस क्या होता है? प्रति, यहाँ पर आपको बताना है ना, वही समास तो आपका अव्ययी भावी है ना। इसका अगर समास विग्रह करेंगे, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, बहुत बार प्रश्न आया है, अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से कौन से भाग में त्रुटि है? लिखा है विद्वानों का दल आ रहा है। अब देखिए ये तो विद्वानों को लिखा हुआ है, और विद्वान आप जानते हैं वाह बनता है ना, कि बा बनता है, वाह बनता है ना। विद्वान कैसे लिखते हैं? विद्वान ऐसे, यहाँ वाह होना चाहिए था, इसलिए यही वाला भाग आपका क्या था? गलत था, त्रुटि था, आप कह सकते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपको बताना है, स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? कौन बनाता है? यहाँ पर आपको बताना, स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य, ये जो आपका बनाता है ना, स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य बनाता है, विभाव बनाता है। क्या बनाता है? विभाव। विभाव बिल्कुल सही आंसर आपका है। देखिए वे सभी साधन जिनके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं ना, वे सभी ऐसे साधन जिनके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं एकदम से, वो हमारे विभाव होते हैं, विभाव। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आसान प्रश्न है, सभी लोग कमेंट करिए यहाँ पर। इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? 16 मात्राओं वाला छंद पूछा गया है। 66 नंबर का आपको जवाब देना है। चौपाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आपकी 16-16 मात्राएं होती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है ना। मतलब वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी ना, तो उसे हम मानते हैं अनुप्रास अलंकार मानते हैं। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। हाँ हाँ बिल्कुल करा देंगे, है ना, उसके भी करवा देंगे प्रैक्टिस सेट, है ना, आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, लिखा हुआ है किस समूह में शब्द जो है ठीक प्रकार से रखे गए हैं, है ना। यहाँ पर ठीक प्रकार से रखे गए हैं आपको बताना है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा में आपका निराशा, हताशा, भलाई, विजय, भाग्य, है ना। ये तो आपका सही लग रहा है पहला वाला, है ना, बिल्कुल सही है, पहला ही आपका होगा, पहला ही विकल्प आपका। नहीं एक सेकंड, पहला तो आपको चलो सही है भाववाचक में, दूसरा भी चेक कर ले रहे हैं। दूसरा क्या है आपका? विशेषण में शक्तिशाली, पराधीन, ये भी तो आपका सही है, ये भी सही है।
तीसरा है सर्वनाम में ये सब आते हैं ना, मैं, तुम, हम, हमारा, क्या, क्यों, ये सब आते हैं। 68 नंबर का आपका क्या होगा? हाँ, संज्ञा और देखिए विशेषण और सर्वनाम को रखे जा सकते हैं, अकर्मक को नहीं रखा जाता, ठीक है ना। अकर्मक नहीं होगा, हाँ इसमें क्या हो, सकर्मक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 2 3 होगा, ये वाला नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर पहला सही था, अकर्मक क्रिया इसमें नहीं होती। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, यहाँ पर लोकोक्ति को पहचानना, कौन सी लोकोक्ति है? आ बैल मुझे मार, इसका मतलब होता है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, ठीक है ना। और बाकी जो अगर आपके देखेंगे ना, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, घाट घाट का जूस पीना, तिल का लड्डू बनाना, ये दोस्तों आपके मुहावरे होते हैं। अब आप कहेंगे सर मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है? तो देखिए मुहावरे जो होते हैं ना वाक्यांश होते हैं, मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं, और लोकोक्ति जो होती है एक वाक्य के रूप में होती है, इसीलिए इनको वाक्य बोलते हैं, बस यही इसका अंतर है। आप बैल मुझे मार। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बैल न कूदे कूदे तंगी, इस कहावत का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्वामी के बल पर सेवक का साहस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी नंबर लगाना है, बैल न कूदे कूदे तंगी। और अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? चलिए कमेंट करिए सभी लोग, पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? पहले आपका देखिए आदिकाल है, आदिकाल में 1050 से लेकर 1375 है। पूर्व मध्यकाल 1375 से लेकर 1700 तक है, 1375 से लेकर 1700 तक है आपका। इसके बाद पूर्व के बाद उत्तर मध्यकाल आता है, जो कि 1700 से लेकर 1900 नंबर तक है, 1900 मतलब विक्रम संवत तक। आधुनिक काल जो है 1900 से लेकर 1984 विक्रम संवत तक है। तो यहाँ पर पूर्व मध्यकाल है ना 1375 से लेकर 1700 तक। तो इस तरीके से जो आपका ये मॉडल पेपर था आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न आपके स्टार्ट है यहाँ से। यहाँ पर बोला गया कि समूह में सभी के सभी क्या है, स्वर दीर्घ हैं। सभी के सभी दीर्घ हैं, बड़ा बड़ा ई, ए, ऐ, ओ और सब है। ऑप्शन नंबर पहला ही है ना। छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और इसी वाले ह्रस्व स्वर होते हैं, ये दीर्घ स्वर में आएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, किए दिए गए वाक्य में विराम चिन्ह का चयन करिए। रुको रुको वह क्या कह रही है, रुको रुको वो क्या कह रही है, 2 बार लगा दीजिए अल्प विराम, रुको रुको वह क्या कह रही है, यानी 2 बार अल्प विराम आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये अल्प विराम है, ये वाला अर्ध विराम है। अर्ध विराम में बताया था ना कि ऊपर पॉइंट लगाइएगा, नीचे कॉमा लगा दीजिएगा, अर्ध विराम है। अल्प विराम में जो कॉमा लगाते हैं ना वही अल्प विराम होता है। ये तो आप उद्धरण चिन्ह ना जो आपका लगा हुआ है ए नंबर पे। आगे बताइए, यहां पर आपको जवाब देना है, इनमें से कौन सा शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द आपका नहीं है, 41 नंबर में बताना है। और 41 नंबर में आप कहेंगे नदी नहीं होगा। नदी नहीं है तो फिर नदी आपका है कैसा? नदी जातिवाचक संज्ञा है ना, जातिवाचक संज्ञा आपका यहाँ पर होगा। ये सब आपके व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। और सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, ये प्रश्न हमने बहुत बार बताया है। हमने इसमें 2 चीजें बताई थी, अगर आपको याद होगा। हमने कहा था सर्वनाम के जब भेद पूछेगा तो आप बताइएगा 6 होते हैं। और एक हमने चीज और बताई थी कि सर्वनाम की अगर कुल संख्या पूछेगा तो 11 संख्या है। सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11 है टोटल, है ना। सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11 है, और भेद पूछेगा तो 6। आगे बढ़ेंगे, 43 नंबर बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने, वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं? मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, इसमें देखिए छोटी, छोटी हो गया कुछ, और क्या है? नए। ये आपके क्या है? ये आपके विशेषण हैं। विकल्प लगा दीजिए ए नंबर, है ना। ए नंबर जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? यहां पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा। क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है, 44 नंबर बताना है। क्रिया के पद परिचय में क्रिया का जो प्रकार है, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, ये सब होते हैं, सब होते हैं। इसका मतलब सब लगा दीजिए, उपरोक्त सभी वाला, है ना। सबसे अच्छा तरीका सब लगा दीजिए, सभी है। आगे बढ़िए, रमेश अच्छा गाता है, तो बोला गया वाक्य में अच्छा क्या होगा? अच्छा गा रहा है, तो अच्छा मतलब कहीं ना कहीं उसकी क्रिया विशेषण है, विशेषता बता रहा है ना। अच्छा क्रिया क्या, गाता की विशेषता बता रहा है ना, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा आपका। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताने लगते हैं ना, उन्हें हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका युग्म जो है असंगत है? मतलब शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? 46 नंबर बताना है। और 46 नंबर में कहेंगे बूढ़ा का बुढ़िया, कटोरा का कटोरी, हथौड़ा का हथौड़ी। लेकिन जो माली लिखा है ना,
माली का होता है मालिन होता है, मालिनी नहीं होता है। माली का मालिन होता है, मालिन ऐसे लिखते हैं, मालिन होता है, ये वाला मालिन। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। दिए गए शब्द में आपको वचन बताना है। चाय का वचन कौन सा भैया है? चाय सभी लोग पीते होंगे, है ना? आजकल तो सभी लोग पी रहे होंगे ठंडे के मौसम में। तो यहाँ पर बताइए, चाय में बताना है आपको। यहाँ पर वचन बताइए क्या होगा? 47 नंबर, 47 का बी होगा एक वचन। चाय आपका किस में आएगा? एक वचन में आएगा, है ना? हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्राण, आंसू, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा जनता किस में आएगा, एक वचन में आएगा कि बहुवचन में आएगा? ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। और अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए वाक्य में काल का सही विकल्प है। मैंने आज एक फिल्म देखी थी। मैंने आज एक फिल्म देखी थी ना, देखी थी मतलब कंफर्मेशन है, अब भूतकाल भी है, पूर्ण भूतकाल। यहां पर आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। एक वचन में होता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपको बताना है भाववाच्य का चयन करना है। भाववाच्य समझते हैं ना, जिसमें भाव की प्रधानता होती है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है कर्तवाच्य होता है, जिसमें कर्मी की प्रधानता होती है कर्मवाच्य होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 49 नंबर में विकल्प नंबर डी नंबर देखिए, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। मतलब ये भाव की बता रहा है, भाव की प्रधानता इसमें है। और यहाँ पर बताइए, लड़के ने कुत्ते को मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? लड़के ने कुत्ते को मारा, तो यहाँ पर लड़के ने कुत्ते को मारा ना, तो कर्ता भी है और कारक भी है, एक कर्म भी है ना? लड़के ने कुत्ते को मारा, कुत्ता कर्म हो गया, लड़के ने मारा कर्ता हो गया। इनमें से कौन सा शब्द आपका एकल का तद्भव शब्द होगा? एकल का तद्भव क्या होता है? एकल का तद्भव होता है अकेला। एकल का तद्भव क्या होता है? अकेला। विकल्प नंबर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अत्याचार में बताइए कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार, यहां पर कमेंट करिए सभी लोग, आंसर क्या होगा? अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग या प्रत्यय शब्दांश होते हैं? एक बार प्रश्न पूछा गया तो उपसर्ग है क्या? शब्दांश होता है। 52 नंबर बताइए क्या होगा? अति होगा, बिल्कुल सही है, अति। अति बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, अति यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? शब्दांश ये भी है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं, है ना? तो यहाँ पर आपका प्रत्यय होता है, 53 नंबर कह रहे हैं। विश्वसनीय में अनी प्रत्यय होगा, अनी होगा। है ना? विश्वसनीय में जो प्रयुक्त प्रत्यय होगा अनी होगा। कि नी, विश्वास प्लस नी होता है ना, विश्वास प्लस नी होता है, विश्वसनीय है। हाँ विश्वसनीय होता है, विश्वास प्लस नी, नी होगा। यहाँ पर थोड़ा आ हटा लीजिए, आ गलत है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, नी होगा आपका, है ना? विश्वास प्लस नी होगा ना, मूल शब्द विश्वास होगा, तो नी होगा। यहाँ पर कहाँ गया प्रश्न? इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, नी होगा आपका, ठीक है ना? नी होता है आपका, नी होगा, नी है ना? अनी नहीं, नी होता है। चलो आगे बढ़िए, मिसप्रिंट है उसमें थोड़ा सा। आगे बताइए, यहाँ पर बताइए विलोमार्थी शब्द बताना कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए विलोमार्थी शब्द आपको बताना, यहाँ पर क्या होगा, है ना? 54 नंबर बताना है। तो अनुराग राग गलत है, अनुराग का विलोम विराग होता है। अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग होता है, इसलिए गलत था आपका ये। ऊर्ध्वगामी का विलोम बताना है। ऊर्ध्वगामी का विलोम क्या होता है? अधोगामी होता है। क्या होता है? अधोगामी। अधोगामी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर 56 नंबर। दरहु सो दशरथ अजीर बिहारी में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होता है? अजीर का मतलब आपको अर्थ बताना क्या होता है? 56 नंबर। तो 56 नंबर का अजीर का मतलब आंगन होता है। क्या होता है? आंगन। 56 नंबर का सी नंबर होगा, है ना? आंगन होता है। यहाँ पर बताइए, किसान बहुत मेहनत करते हैं, है ना? यहाँ पर क्या होगा? किसान बहुत मेहनत करते हैं। देखिए यहाँ पर जो खेती जीवी लिखा है ना, वो किसान का पर्यायवाची होता है। वैसे भी खेती से रिलेटेड किसान को ही बोलते हैं, तो इसलिए खेती जीवी लगा दीजिए, है ना? आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला प्रश्न आपको बताना है, यहां पर जवाब दीजिए। निम्न में से किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? देखिए कर का हमने आपको बताया है, कई बार बताया है, कर के जो अनेकार्थी में हमने बताया था
कि यहाँ पर क्या होगा, हाथ। देखिए हाथ होता है ना, कर का अनेकार्थी में हाथ आता है, और हाथ कहाँ लिखा हुआ है, राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए, हाथ आपका कर का अनेकार्थी है। ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। यहां पर बोला गया किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद आपका सही नहीं दिया गया है, मतलब किसमें आपका अर्थभेद आपका सही नहीं दिया गया है, शब्द युग्म है, अर्थभेद है ना। अब आप कहेंगे सर ये तो पहला ही विकल्प दिख गया, गलत है। अभिराम का मतलब होता है सुंदर, है ना। अविराम का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। अविराम का मतलब होता है जो विराम ना करे, मतलब लगातार चलता रहे। तो ये तो चलो ठीक है, बट ये गलत गलत था। आदि का आरंभ, और आदि होता है अभ्यस्त। अचल होता है स्थिर, और अंचल होता है क्षेत्र। अयस होता है बदनामी, है ना, और अयस एक होता है लोहा। अगला प्रश्न यहां पर बताइए, जिसके आने की तिथि ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा, मतलब कोई अचानक आ जाए, उसकी कोई डेट ही ना हो, मतलब तिथि ना हो। अतिथि बोलते हैं, अतिथि बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही, अतिथि, अतिथि होगा। सत्ताधारी किसे कहते हैं, जो सत्ता को धारण किया हो, है ना, जो सत्ता को धारण किया उसे बोलते हैं सत्ताधारी। आगे बढ़िए, यहां पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जहां जाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जहां जाया ना जा सके उसके लिए अगम्य होता है। अगम्य होता है, अगम्य, जिनका भी जवाब अगम्य आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। यहां पर बताइए इनमें से कथन कौन सा गलत है आपका। कथन बोला गया गलत कौन सा है, 62 नंबर, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। वर्णों के मेल से संधि या शब्दों के मेल से समास, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। हाँ ये भी बात चलो सही है ना, 62 नंबर भी सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी बात सही है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विचार को विसर्ग संधि कहते हैं, ये गलत है। विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, इसलिए ये वाला भैया गलत है। विसर्ग के साथ विसर्ग नहीं, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है, ठीक है ना, इसलिए चौथा वाला गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न आपको बताना है, यहां पर बोला गया कौन सा पद अव्ययी भाव समास का नहीं है। अव्ययी भाव समास आपके, वैसे समास आपके 6 प्रकार के होते हैं, उसमें एक आपका अव्ययी भाव समास आता है, और अव्ययी भाव समास में आपका प्रत्येक प्रतिदिन यथाशक्ति सब है। राजा का पुत्र, यहाँ पर कर्ता मतलब परसर्ग यूज हो गया, कर्ता चिन्ह जो कारक पढ़ते हैं 8 प्रकार के होते हैं, तो राजा का पुत्र का आया कि नहीं आया, ये कर्ता चिन्ह है ना, कारक चिन्ह है आपका, तो इसीलिए कारक चिन्ह किस में आता है, वो एक इकलौता आपका समास है, वो है तत्पुरुष समास, जिसमें कारक चिन्हों का पूरा भरपूर यूज किया जाता है। वो आपका समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है, इसलिए आंसर मजबूरी है हमारी ए नंबर लगाना होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, शुद्ध वाक्य यहाँ पर बताइए क्या होगा। शुद्ध वाक्य बोला गया है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर हम लोग उत्तर लिखते हैं, हम लोग उत्तर लिखत हैं, ये तो गांव की एक भाषा हो गई, हम लोग उत्तर लिखते हैं, हम लोग उत्तर लिखते हैं, हम लग उत्तर लिखते हैं, हम लोग में स्पेस होना चाहिए था, यहाँ पर स्पेस नहीं था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल केवल आपका सी वाला ही सही है। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला प्रश्न आपको बताना है, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है। ये शायद प्रश्न हमने कल के टेस्ट में कराया था, है ना, उसे हम क्या कहते हैं बताइए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हमने बताया था विभाव कहते हैं, विभाव, है ना, विभाव, कल ही करवाया था ये। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरियम चूरन चारु समन सकल भव रूज परिवारु, कौन छंद है। छंद बोला गया, छंद कौन सा है, यहाँ पर छंद बताना है 66 नंबर का, तो ये चौपाई छंद है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, है ना, तो ये आपका चौपाई जो है सब मात्रिक छंद होता है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, यहां पर आपको 67 नंबर बताना है, राम रमापति कर धनु लेहु, यहां कौन सा अलंकार है। अब यहां पर देखिए आंसर, यहां पर रा वर्ण बार बार आप देख ही रहे, राम, हाँ राम रमापति कर देनु, है ना, प्रास भी आया है आपका, यहां पर आप देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार होना चाहिए यहाँ पे, है ना, रा वर्ण की आवृत्ति देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, अनुप्रास होगा 67 नंबर का सी, 67 का सी बिल्कुल सही है ना, यही वाला हो सकता है, अनुप्रासी है। चलिए बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर बताइए, विकल्प का चयन करिए और आपको बताना जहां भाषाओं का क्या मतलब डैश डैश होता है वहां वास्तव में विभिन्न
जनपदों के हृदय ही मिलते हैं। 68 नंबर क्या होगा? 68 नंबर का जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है मिलन। जहाँ भाषाओं का मिलन होता है ना, वहाँ वास्तव में विभिन्न जनपदों के हृदय ही मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? मिलन, है ना। यहाँ पर आंसर आपका मिलन होगा। 69 नंबर बताइए, यह मूंग और मसूर की दाल, इस लोकोक्ति क्या मतलब होता है? यह मूंग और मसूर की दाल, इसका मतलब होता है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, है ना। यहां पर लिखा है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका क्या मतलब होता है? 70 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, विटामिन ई की कमी से हमने बताया था बांझपन जो रोग होता है आपका, है ना। इसमें क्या होता है? बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, प्रसव। तो यहाँ पर 70 नंबर का जवाब क्या होगा? इसका मतलब वही जानता है जिसको दुख नहीं हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर होगा जिस पर बीतती वही जानता है, जिस पर बीतेगी वही जानता है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका मतलब होता है जिस पर बीतती वही जानता है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर बताना है, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए, पूर्व मध्यकाल की हम बात कर रहे हैं, हमने बताया भी है, पूर्व मध्यकाल को कहते हैं भक्ति काल। इसको याद कर लीजिए, बहुत बार आया है, मतलब प्रश्न ने बहुत बार आया है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं, आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। आपके चार होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऋषि वाला। ये पूछा गया है कि हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है? चार होती है। दीर्घ स्वर इसमें आपका कौन सा होगा? कौन सा दीर्घ स्वर है? अब देखिए, दीर्घ में भी कई कैटेगरी है इसमें, है ना। छोटा और बड़ा मिलकर क्या बनाता है? बड़ा आ दीर्घ स्वर है ना आपका, सही तो है। ये संयुक्त में आ जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर ए होगा। 39 नंबर का ए नंबर देख लीजिए, सभी का आ रहा है। मूल दीर्घ जो स्वर होते हैं ना, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ होते हैं, ठीक है ना। बाकी ये संयुक्त में आते हैं, ये सब संयुक्त में आते हैं, ए, ऐ, ओ, और ये संयुक्त स्वर आपके होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया विराम चिन्ह का आपको चयन करिए, है ना। विराम चिन्ह आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा आएगा? चलिए, प्रश्न कहाँ चला गया आपका? ये 40 नंबर आपको बताना है क्या होगा। बोला गया अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है। 40 नंबर का जवाब क्या होना चाहिए? यहाँ पर दोस्तों कामा लगा होना चाहिए, कामा तो लगा नहीं है, तो कामा को बोलते हैं अल्प विराम। अल्प विराम का साइन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए, राम संज्ञा कौन सा प्रकार है? राम जो है संज्ञा कौन सा प्रकार है? ये आपका व्यक्तिवाचक आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, 42 नंबर आपको बताना है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको हम क्या कहते हैं? है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? 42 नंबर बताना है। 42 नंबर में उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर जाएगा, संज्ञा के बदले जो प्रयोग किए जाते हैं क्या होते हैं? सर्वनाम ही तो होते हैं। यहाँ पर बताइए, इनमें से कौन सा आपका विशेषण नहीं है? हाँ, इनमें से आपको बताना है कौन सा आपका विशेषण नहीं है। यहाँ पर आपको जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा आपका विशेषण नहीं है। चलिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 43 नंबर, है ना। 43 नंबर का देखिए आपको यहाँ पर कमेंट करना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, है ना। 43 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, यहाँ पर कह रहे हैं तुम, है ना। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 नंबर का बी है, ये सर्वनाम है आपका। आगे बढ़िए, टहलना। सर्वनाम की संख्या आपकी टोटल 11 है और सर्वनाम के भेद आपके 6 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, टहलना क्या है? टहलना एक अच्छा व्यायाम है, टहलना क्या है? 44 नंबर बताना। ये आपके दोस्तों क्रियात्मक क्या है? संज्ञा है आपकी। 44 नंबर क्या है? क्रियात्मक संज्ञा है, बिल्कुल सही जवाब है। और टहलना बिल्कुल सही है, टहलना क्रियात्मक संज्ञा है जो एक वचन पुल्लिंग के रूप में आपकी है। और अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपको यहाँ पर जवाब देना है, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? यहाँ पर आपको कमेंट करना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। 45 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं क्रिया के नाप तौल का, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न बताइए, कौन सा लिंग की दृष्टि से असंगत युग में दिया गया है? 46 नंबर आपको बताना है, असंगत है। तो 46 नंबर में आप देख रहे हैं ना, 46 नंबर का सी होगा। टोकरा का टोकरी होता है, इसमें जो टोकरी है गलत लिखा हुआ है, टोकरी में रामे बड़ी की मंत्रा लगती है ना, इसलिए गलत है। बाकी पता, पतीला, पतीली, है ना, चूहा, चुहिया, लेखा, लेखा, ये आपका सब सही दिया गया था। यहां पर बोला गया, इनमें से कौन शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है?
47 का आपको बताना है। तो यहाँ पर जो लिखा है ना सहायता, सहायता शब्द सदैव एक वचन में आपका प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, 4 विकल्प दिए गए, आपको चयन करना है। बताना है माँ ने खाना खा लिया होगा, ये कैसा काल है? माँ ने खाना खा लिया होगा संदिग्ध है, भूतकाल में जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। इसकी देखिए यहाँ पर क्या है ना, क्रिया किसी रूप से भूतकाल का तो बोध हो और कार्य होने में संदेह हो, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताइए भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? 49 नंबर बताइए। भाववाच्य में आपकी जो क्रिया होती है ना, वो अकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं। कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, लेकिन अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा विकल्प आपका जाएगा यहाँ पर, वाक्य के 3 भेद है ना, आपने पढ़ा होगा, कर्त, कर्म और भाववाच्य। ऑप्शन नंबर डी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है। कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से इनमें से आपको बताना है असंगत वाक्य कौन सा है। असंगत आपको बताना यहाँ पर क्या होना चाहिए, है ना, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए कमेंट करिए सभी लोग। 50 नंबर का, 50 नंबर कह रहे हैं ए नंबर। माड़िक ने पत्र लिखा, माड़िक ने पत्र लिखा, ये क्या है? ये कर्मकारक होगा ना, कर्ता नहीं होगा, कर्मकारक होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, अज्ञान शब्द का तद्भव क्या होगा? देखिए अज्ञान का आपसे तद्भव पूछा गया है ना। अज्ञान का तद्भव क्या होगा? अज्ञान का तद्भव क्या होगा आपको यहाँ पर बताना है। अज्ञान का तद्भव होता है 51 नंबर का बी होता है, अजान होता है। अजान बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी होगा। अजान होता है, अनजान नहीं, अजान। अभी देखिए अभी एक हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था, परक का तत्सम क्या होता है? परक का तत्सम क्या होता है आपको बताना है। परक का तत्सम क्या होता है? परक का तत्सम परीक्षा होता है। क्या होता है? परीक्षा होता है, याद रखिएगा, परीक्षा होता है। पत्थर का विशेषण क्या होता है? ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है, पत्थर का विशेषण क्या होता है। पत्थर का अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग बताइए क्या होगा। अध्यक्ष में देखिए आपसे उपसर्ग पूछा गया है, अध्यक्ष में बताइए क्या होगा। अध्यक्ष में उपसर्ग 52 नंबर के यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, 52 का आपका कह रहे हैं सी होगा, है ना। अध्यक्ष में आदि क्या होगा? उपसर्ग होगा। उपसर्ग या प्रत्यय आपके शब्दांश होते हैं, है ना, बिल्कुल सही है। आगे बताइए, राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? 53 नंबर बताना है। तो ये आपका कृदंत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं, याद रखिएगा, है ना। जो क्रिया से आपका कृदंत हो गया, है ना, बिल्कुल सही है। यहां पर बताइए निम्नलिखित विलोम, विलोम दिए गए हैं, असंगत कौन सा है ना। विलोम बताइए। आदि का विलोम क्या होता है? आदि का विलोम आपका अंत होता है, अनादि होता है। आदि का अनादि अंत है, ये भी अभी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर असंगत वाला बताइए, अथ का और अल्पज्ञ का, यहाँ पर कौन सा गलत दिया गया है? तो ये वाला गलत दिया है, अवनति का पतन नहीं होता, अवनति का उन्नति होता है। क्या होता है? उन्नति होता है। बाकी सब सही, अनुकूल, प्रतिकूल, अल्पज्ञ, बहु, अथ, इत बिल्कुल सही है। 4 विकल्प दिए गए, आपको बताना है। क्रुद्ध का यहाँ पर विलोम क्या होगा? 55 नंबर। तो क्रुद्ध का विलोम याद रखिएगा, क्रुद्ध का होता है शांत, ऑप्शन नंबर बी होगा। अनिल का पर्यायवाची बताना है, अनिल किसका होता है? हवा का होता है, हवा यानी 56 नंबर का ए, पवन। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची बताइए कौन सा नहीं है? कपड़ा का धरित्री नहीं होता, पट, वसंत, चीर सब होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जवाब देना है। फैला अपने रवि कर जाल, उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त कर शब्द किस अर्थ को व्यक्त करता है? कर जो है किसका व्यक्त करता है? ये आपका होगा किरण को व्यक्त करता है। एक युग में इसमें अशुद्ध दिया गया, कौन सा अशुद्ध दिया गया है? अस्त का उदय होता है। अस्त का क्या होता है? उदय होता है। अमावस्या, पूर्णिमा सब सही था। अगला है जिसका इलाज ही ना हो, है ना, उसके लिए आपका असाध्य होता है। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश यहाँ पर क्या होगा? अज्ञेय के लिए होता है जिसे जाना ना जा सके, है ना, और जिसे देखा ना जा सके अदृश्य होता है। जिसे सुना ना जा सके अश्रव्य होता है। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? आप कहेंगे सर 5 प्रकार हैं। हमने कहा कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे दीर्घ होता है, गुड़ होता है, वृद्धि होता है, यड होता है, अयादि होता है। वैसे संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। लेकिन जब स्वर संधि के प्रकार पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा 5। ध्यान रखिएगा, प्रश्न 2 तरीके से पूछेगा। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पता चले आप स्वर पढ़े ही नहीं, आपने पढ़ लिया संधि, लगा दिया 3 वाला, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन भी देखो 3 वाला पहले दिया होगा, है ना, 3 वाला पहले दिया और डी वाले में बाद में दिया है। तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं जल्दबाजी में कभी कभी। अगला है यथासंभव में समास बताइए क्या होगा?
यथासंभव में अगर हम समास की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर यथासंभव में तो अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही है। समास आपके 6 प्रकार के होते हैं, हमने बहुत बार आपको बताया है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 64 नंबर में क्या होगा, तो यहां पर लिखा हुआ है ना, ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी जवाब है ना बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। चलिए 65 नंबर बताइए। चलिए कमेंट करिए सभी लोग, 65 नंबर क्या होगा। लिखा हुआ रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया। इसमें आलंबन कौन सा है, इसमें आलंबन कौन सा है, किसने जगाया भैया, रावण, तो रावण हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर बताइए 65 नंबर का ए, जिसके कारण होता है ना उसे आलंबन कहते हैं, आलंबन भाव। यहां पर आपसे पूछा गया राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है, 66 नंबर बताना है। और 66 नंबर का जवाब होगा यहाँ पर सी। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। दोहा में विषम चरणों में आपकी 13-13 मात्राएं, सम चरणों में 11-11। विषम चरण की जब हम बात करेंगे तो पहला तीसरा की बात हम कर रहे होते हैं, और जब सम चरण बोलते हैं तो इसका मतलब दूसरा और चौथा होता है। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। सोरठा के विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, ये सबको मालूम होना चाहिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, कौन सा अलंकार है, तो आप कहेंगे सर ये तो इसमें चार चार बहुत बार आ रहा है। जब वर्णों की आवृत्ति आपको दिख जाए तो अनुप्रास के अलावा कोई दूसरा अलंकार हो ही नहीं सकता। आगे बताइए, इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है, इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है, 68 नंबर बताना है। और ये आपका है शैव है, शैव। अभिनव गुप्त एक दार्शनिक थे, सभी को पता है ना, बिल्कुल। यहां पर आंसर आपका होगा बिल्कुल सही है, इनका दार्शनिक मत क्या था, शैव था, शैव। अगला प्रश्न यहां पर बताना, एक लोकोक्ति दी गई है, लिखा हुआ है मूल रूप से लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है, 69 नंबर, बहुत बार बताया हमने। लोकोक्ति का जो है ना, लोकोक्ति का जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। अच्छा, लोकोक्ति संस्कृत भाषा का शब्द है, तो आप ये बताइए मुहावरा किस भाषा का शब्द है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है और लोकोक्ति संस्कृत भाषा का शब्द है। दोनों में अंतर समझ लीजिए, मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्तियां वाक्य के रूप में होती हैं। और ये भी याद रखिएगा, लोकोक्ति जो है इसका अर्थ इसका संस्कृत भाषा का शब्द है और जबकि मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, दोनों में अंतर है। इसलिए कभी भी एक मत समझिएगा, अंतर उसमें था, हमने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है थोड़े दिन का सुख, इसके बाद तो फिर अंधेरी रात आनी है। अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था। काल विभाजन की हम बात करने वाले हैं, और जब हम काल विभाजन की बात करते हैं तो डॉक्टर ग्रियर्सन, है ना। यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पर जवाब दीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था, हाँ किसने किया था, है ना। यहां पर आपका जवाब क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका 71 नंबर का कौन सा नंबर था, 71 नंबर है, 71 नंबर का आपका यहाँ पर कौन सा है, डॉक्टर ग्रियर्सन है आपके, है ना, डॉक्टर ग्रियर्सन। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से आपका ये जो प्रश्न कंप्लीट हो चुका है ना। और इस तरीके से जो आपके मॉडल पेपर थे आपके पूरे के पूरे, यानी 8 मॉडल पेपर आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं, इनको अच्छे देख लीजिएगा। और उस सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को सभी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।